आओ स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ऑफ योर सिलेबस, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स विच इंडियन इकोनॉमी हैज। और इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में ये वाला सब्जेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे से टेकअप किया जाता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में ये वाला सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। ये वाला सब्जेक्ट ना केवल पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने टैक्सेस पे करती हैं, डायरेक्ट टैक्सेस पे करती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम प्रोविजंस इन वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एक कंट्री को बनाता या बिगाड़ता उसका इनकम टैक्सेशन है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर डायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट को धमकी देती हैं कि हम इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे अगर तुमने अपने डायरेक्ट टैक्सेशन को सही नहीं किया तो। और कितनी ही ऐसी कंपनीज हैं, कितनी ही ऐसी कंपनीज हैं जिन कंपनीज के अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से बहुत सारा फॉरेन इनफ्लो हुआ है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं और उनकी कंट्री को खूब पैसा बाहर के देशों से मिला है। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्ट टैक्सेशन एक बहुत इजी वे में, बहुत ज्यादा लीनियंट वे में अपने प्रोविजंस को रखता है। तो दोनों एक्सट्रीम्स हमारे पास हैं। हमारे पास वो कंट्रीज भी हैं जहां पर डायरेक्ट टैक्सेशन एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट बना दिया गया है, उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वे में ले लिया गया है, जिसमें टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा हाई है, और सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट लेवल के केसेस, डिफरेंट लेवल के केसेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के केसेस एक ही इशू पे बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कंपनीज कहती हैं कि अरे भाई हम नहीं इस वाली कंट्री में काम करेंगे क्योंकि टैक्स अनसर्टेनिटी है, टैक्स बहुत ज्यादा अनसर्टन है इस वाली कंट्री में। तो कंपनीज कहती हैं कि हम इस वाली कंट्री में नहीं काम करेंगे। ऐसे केसेस भी हैं। और कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सिंपल टैक्स लॉस बनाए जाते हैं, टैक्स रेट्स को कम रखा जाता है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जा सके, क्योंकि इन्वेस्टर वही पैसा लगाएगा, इन्वेस्टर वहीं पैसा लगाएगा जहां पर टैक्स के प्रोविजंस इजी होंगे, टैक्स के रेट्स अच्छे होंगे, और इन्वेस्टर को अपने बिजनेस करने से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। एक इन्वेस्टर वहीं पर अपना पैसा लगाएगा। सो इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाने के लिए या इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में लाने के लिए एक डायरेक्ट टैक्सेशन की अच्छी पॉलिसी होना बहुत 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 जरूरी होता है। यह है इंपॉर्टेंस इस वाले सब्जेक्ट की। तो अगर आपको इंडिया में या किसी भी कंट्री में इनकम इन्फ्यूज करनी है, इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट लानी है बाहर के देशों से, तो डायरेक्ट टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर होता है जो कंसिडरेशन में लाया जाता है। तो एज एन इकोनॉमी, एज अ होल, डायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। और डायरेक्ट टैक्सेशन की इस इंपॉर्टेंस की वजह से डायरेक्ट टैक्सेशन पे बहुत ज्यादा मेहनत करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा केयरफुली डायरेक्ट टैक्सेशन को ट्रीट करा जाता है, बहुत ज्यादा अच्छे से इसको प्रेजेंट किया जाता है, इसको बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर्स, उनकी टीम्स, जो कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स की बहुत बड़ी टीम होती है जो इन इनकम टैक्सेस को बनाती है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी माइन्यूट चीजों का ध्यान रखती है। तो यह है इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्सेशन। सर ये बताइए, क्या ये भी एक लॉ है? हाँ जी, डायरेक्ट टैक्सेशन एक लॉ है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1961 में लॉ आया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और उसके बाद कुछ रूल्स आए 1962 में। इन दोनों को क्यूमुलेटिवली बोला जाता है इनकम टैक्स लॉ। और हाँ, कुछ छोटी मोटी चीजें और होती हैं जैसे सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स, इन सबको भी मिला के डायरेक्ट टैक्सेशन का पूरा लॉ बनाया जाता है, इनकम टैक्स का पूरा लॉ बनाया जाता है। बट जो एक्ट है, जो लॉ है, उस लॉ का क्या नाम है? उस लॉ का नाम है भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 में ये वाला इनकम टैक्स एक्ट आया। सर हमारे को आजादी मिल गई थी 1947 में। जब हमें आजादी मिल गई थी 1947 में, तो सर आजादी 1947 में मिली, उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट आया 1961 में। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट आया 1961 में। सर क्या इसका मतलब ये है कि 1947 से लेकर 1961 तक हमने कोई भी टैक्स नहीं कलेक्ट किया अपने लोगों से? हमारे लोगों की जो इनकम थी वो टैक्स फ्री थी, उन्होंने कोई टैक्स ही नहीं पे किया? क्या इसका मतलब ये है? आंसर इज नो। इसका मतलब पक्का ये नहीं है, क्योंकि 1961 से पहले जो इससे पहले का एक्ट था 1932 का, वो प्रेवलेंस में था।
लेकिन 1932 का जो एक्ट था वो अंग्रेजों ने बनाया था और वो अंग्रेजों के पॉलिसी से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। तो 1932 एक्ट जो इनकम टैक्स एक्ट इससे पहले वाला एक्ट था उसको अबॉलिश किया गया और 1961 में एक फ्रेश इनकम टैक्स एक्ट लाया गया जिसमें हर साल दर साल चेंजेस होते हैं। और आज एक इनकम टैक्स एक्ट जो लेटेस्ट अमेंडेड इनकम टैक्स एक्ट है वो हमारे सामने है। तो यह है बैकग्राउंड इनकम टैक्स एक्ट का, इनकम टैक्स कहां से आता है उसका। सर अब ये बताइए टैक्सेशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेशन, टैक्सेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन का मतलब जानते हैं कि ये टैक्स एक्चुअली होता क्या है। मैं एक आपके लिए एक पीडीएफ ढूंढ रहा हूं, अगर वो पीडीएफ मिल गई तो हमारा बहुत मजे आ जाएंगे। हाँ जी हाँ, वो पीडीएफ मेरे को मिल गई, बहुत जबरदस्त पीडीएफ मेरे को मिल गई और ये पीडीएफ पूरे के पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू देगी आपको। सबसे पहले जानने की आपको कोशिश करवाएगी कि व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट चैप्टर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट एंड व्हाट इज योर सिलेबस एज अ होल। आपका पूरा पूरा सिलेबस क्या होगा और उसमें कौन से सिग्निफिकेंट चैप्टर्स होंगे, एक बार वो ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट कर देंगे। तो वी आर स्टार्टिंग आर overview of direct taxation chapter as direct taxation subject. And as you can see on the screen guys, direct taxation of your CMA intermediate is divided into 20 chapters. 20 chapters are there in your CMA direct taxation. Now these 20 chapters which are there in your CMA direct taxation contains several chapters. इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और वो सारी चीजें हमें अपने स्टडी टेन्योर के दौरान पढ़नी है। ठीक है सर, तो 20 चैप्टर्स कंटेनिंग 20 डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स एंड इन 20 चैप्टर्स को मैंने बेस्ड ऑन ये पास्ट में कितने कितने मार्क्स के आए हैं, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट मैंने एबीसी कैटेगरी में एनालाइज किया है। ए कैटेगरी है रेड कलर से हाईलाइटेड, बी कैटेगरी है येलो कलर से हाईलाइटेड और सी कैटेगरी है, बी कैटेगरी है ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड और सी कैटेगरी है येलो कलर से हाईलाइटेड। सर कैटेगरी समझने का क्या मतलब होता है, कैटेगरी हम क्यों समझे, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अरे भाई इसलिए समझे बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेशन कोर्स कंटेंट इज वास्ट, इज ह्यूज and to give equal attention to every chapter is difficult. It is not possible to give equal attention to every chapter because the syllabus is huge. Therefore we need an ABC analysis ताकि हम कुछ chapters पे ध्यान दें थोड़ा सा ज्यादा as compared to other chapters। और जब रिविजन की बात आए एग्जाम से जस्ट पहले, तब भी हम कुछ चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाए, ज्यादा अच्छे से हम उन पर अटेंशन दे पाए एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। ये है पूरा ऑब्जेक्टिव इस डायरेक्ट टैक्सेशन के एबीसी एनालिसिस का। प्लीज ये एबीसी एनालिसिस को इस तरह मत यूज करना कि सर जो सी लेवल के चैप्टर्स होंगे ना सर हम उन्हें पढ़ेंगे ही नहीं, ये गलत तरीका होगा आपको आपके एनालिसिस करने का और उसको यूज करने का, बिल्कुल गलत तरीका होगा। ये तरीका नहीं है कि सी कैटेगरी जो होगी ना सर हम उसे पढ़ेंगे नहीं, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखना सीए, सीएस, सीएमए, मैंने जब तीनों के तीनों क्वालिफिकेशन की जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब एक चीज मैंने कॉमन देखी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में हम लोग कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते या गेस नहीं कर सकते कि पेपर किस पैटर्न पे बनेगा। तो खुदा ना खास्ता जो सी चैप्टर का आपने चैप्टर सोचा कि ये तो बिल्कुल बेकार चैप्टर है, ये तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता और आपने उसको छोड़ दिया, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जैसे मैंने स्पेसिफिकली गोला मारा एडवांस टैक्स चैप्टर पे। सीएम इंटरमीडिएट में एडवांस टैक्स चैप्टर रिलेटिवली अनइंपॉर्टेंट या रिलेटिवली थोड़ा सा कम बार रिपीट हुआ था पास एग्जामिनेशन में, लेकिन दिसंबर 2021 के अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एडवांस टैक्स के काफी हैवी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए। सो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सी कैटेगरी के चैप्टर्स को छोड़ दो, सर इन्हें प्रिपेयर ही मत करो, ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव बहुत सीधा सा है, ऑब्जेक्टिव बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सर जब हम प्रिपरेशन करेंगे कुछ चैप्टर्स को हाई वेटेज देंगे, कुछ चैप्टर्स को लो वेटेज देंगे। ठीक है, तो ब्रॉडली 20 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। ये जो 5th से 9th चैप्टर है इसको बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये है 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के बाय द वे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, रिबेट एंड रिलीफ, असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्संस, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न एंड पैन,
असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड ICDS। ये हैं 20 चैप्टर्स जो आपके सिलेबस का पार्ट बनाते हैं। और आज सर हम कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बता दो जरा। सर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात करेंगे, ज्यादा एडवांस में नहीं बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ बेसिक चीजें इनकम टैक्स के बारे में समझेंगे। क्या है वो बेसिक चीजें, इनकम टैक्स कहां से आता है, टैक्स आखिरकार होता क्या है, हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर सिलेबस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपका जोश है हाई, अगर तो नींद आने लगी है, ठीक है, तो तुम मत लिखना। लेकिन अगर आपका जोश है हाई तो जरा चैट बॉक्स में लिख दो, हाउ इज द जोश। इफ द जोश इज हाई, लेट मी सी, हाउ इज द जोश। इफ द जोश इज हाई, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, हाई सर। इज द जोश हाई, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, हाई सर। इज द जोश हाई। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जोश हाई है और कितने स्टूडेंट्स को अभी से सर बोरियत तो नहीं लगी, बोर कर रहे हो सर आप हमें। फुल जोश, हाय सर, हाय हाय हाय। ध्रुव सिंह हाय, प्रणय सिंह हाय, सुयश सिंह हाय, केशिया, अभिषेक बर्नल, वृष्टि सिंह हाय, मनोज सिंह हाय। गुड गुड गुड, अमेजिंग। अंकुश कनोजई, yes, DT is progressive in nature, absolutely Ankush, very good concept which Ankush has highlighted, very good. Pushpak, Priyadarshan Das, Aishwarya, Prerna, Kesia, hi everyone saying hi, brilliant guys, brilliant. All right, now अब मुझे ये देखना है टैक्स क्यों भरूं मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं टैक्स क्यों भरूं, मैं क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी अर्निंग का थोड़ा सा पार्ट दूं, क्यों ऐसा गंदा लॉ बनाया हुआ है जहां पर मेरी अर्निंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी नजर रखे हुए है, मैं क्यों टैक्स दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। व्हाट इज द रीजन फॉर लेवाई ऑफ टैक्सेशन इन एनी कंट्री, गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है। सो नंबर 1 रीजन इज टैक्स इज प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो एकमात्र सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है टैक्स, वरना गवर्नमेंट अपने खर्चे कैसे चलाएगी। सो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज टैक्स फॉर एनी गवर्नमेंट, तो इसलिए हमें टैक्स भरना जरूरी है। सेकेंडली, पब्लिक वेलफेयर का खर्चा करने के लिए, हेल्थ केयर में खर्चा करने के लिए, एजुकेशन में खर्चा करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, सोसाइटी को सेफ बनाने के लिए, जैसे पुलिस कर्मियों की सैलरी देने के लिए, इस तरह के सोशल एक्टिविटीज करने के लिए, और हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए टैक्स जरूरी है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे टैक्स मांगती है। क्यों मांगती है, इन रीजंस के लिए मांगती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखना, अगला फैक्टर मैं आपको बताने वाला हूं, इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। अरे भाई ऑप्शनल नहीं है, ऐसा मत सोचना सर मन करेगा तो हम लोग टैक्स भरेंगे, मन नहीं करेगा तो टैक्स नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं है भाई, ऑप्शन नहीं है। आपको कंपल्सरी या एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू पे आपको कंपल्सरी अपना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो इट्स अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है, आपको गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सर मेरी मर्जी है, मैं करूं ना करूं कंट्रीब्यूट, गवर्नमेंट अगर मैं ना करूं तो ना ले मेरे से कंट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स ऑलवेज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन या इट्स ऑलवेज अ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट एक्सचेकर। देन इट इज लेवाइड इन 2 ways, 2 तरह से ये लेवाई किया जाता है। टैक्स 2 तरह से लेवाई किया जाता है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्टली आपकी इनकम पे चार्ज कर दिया जाता है, जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बोलती है लाओ टैक्स हमको दे दो। आपने इनकम कमाई ड्यूरिंग द ईयर, आप सीएम में बन गए, सीएम में बनने के बाद आपका पहला पैकेज लगा 8 लाख रुपए का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है लाओ आप हमको आपकी जो सैलरी है उसमें से 30% या 20% टैक्स की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दो। दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली देयर इज समथिंग नोन एज वेल्थ टैक्स, फिर होता है हाउस टैक्स। इस तरह के टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो आपसे सीधे के सीधे ले लिए जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे ले लेती है। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे डायरेक्टली तो नहीं मांगती, लेकिन आपकी जेब पे उसको भारी पड़ना पड़ता है, आपकी जेब से इनडायरेक्ट टैक्स निकलते हैं। सर बताना जरा, सर बताना जरा इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लेवाई होता है। अरे भाई जब भी तुम बाजार जाते हो, जब भी तुम रेस्टोरेंट जाते हो, जब भी तुम कोई सामान खरीदने जाते हो, तो क्या जब तुम बिल देखते हो, बिल सपोज आपका प्रोडक्ट है 1000 रुपए का, सपोज आपका प्रोडक्ट है
₹1000 का, तो आपका जो बिल में अमाउंट होता है वो ₹1000 होता है, 1000 से ज्यादा होता है, चैट बॉक्स में बता दो। अगर आपका प्रोडक्ट है ₹1000 का, तो आपका जो बिल बन के आता है ना, बिल, वो ₹1000 होता है या 1000 से ज्यादा होता है, चैट बॉक्स में बता दो। आपने प्रोडक्ट खरीदा ₹1000 का, आपका जो बिल होगा वो कितने रुपए का आएगा? 1000 या 1000 से ज्यादा? विल इट बी ग्रेटर देन 1000 और विल इट बी लेस देन 1000 और विल इट बी इक्वल टू 1000? आपने ₹1000 की कोई चीज खरीदी मार्केट में, क्या 1000 से ज्यादा का बिल होगा? जी हाँ, वाह रोहित पांडे, पांडे जी, पांडे जी, मजा आ गया, पांडे जी ने सबसे पहले जवाब दिया। जी हाँ, जीएसटी लगता है सर। जीएसटी कलेक्ट तो हो रहा है दुकानदार से, लेकिन अल्टीमेटली उसका बर्डन कौन बियर कर रहा है? बर्डन बियर कर रहे हैं आप। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो समझो जरा, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो जरा। अगर आपने कोई चीज खरीदी ₹1000 की, आपने कोई चीज खरीदी ₹1000 की, आपको इसके अंदर जीएसटी ऐड करके मिला, और आपको जो प्राइस मिला इस चीज का वो मिला 1180। तो दुकानदार ने आपसे कहा भाई आप मुझे 1180 दो। आपने दुकानदार को कहा क्या तुम बेईमानी कर रहे हो भाई, ये क्या बेईमानी कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग। आपने पूछा क्यों भाई, दुकानदार ने पूछा क्यों चीटिंग क्यों? आपने बोला कि भाई आपने तो कहा था ये प्रोडक्ट ₹1000 का है। तो दुकानदार कह रहा है हाँ भाई हाँ, ₹1000 का ही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझसे जीएसटी भी कलेक्ट करने के लिए कहा है इस वाले प्रोडक्ट पे, तो मैं जो आपसे पैसे रिकवर करूंगा वो ₹1180 आपसे रिकवर करूंगा, मैं ₹1000 नहीं लूंगा, वरना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ₹18 ₹180 मुझे अपनी जेब से भरने पड़ जाएंगे। तो मैं आपसे जो रिकवर करूंगा वो ₹1180 रिकवर करूंगा। तो शॉपकीपर भैया के पास आपने जो पेमेंट करी वो कितनी करी बता देना जरा। शॉपकीपर के पास आपने जो पेमेंट करी वो कितनी करी? ₹1180 की करी। अब जरा बताना, शॉपकीपर इस 1180 में से ₹1000 अपने पास रखेगा या पूरे ₹1180 अपने पास रखेगा? शॉपकीपर को कितने पैसे मिले? ₹1180 मिले। जरा चैट बॉक्स में बता दो, शॉपकीपर अपने पास, शॉपकीपर अपने पास ₹1180 रख लेगा या सिर्फ ₹1000 अपने पास रखेगा? शॉपकीपर अपने पास कितने रुपए रखेगा? जरा चैट बॉक्स में बता दो। शॉपकीपर हक से कितने रुपए रखेगा अपने पास? परफेक्ट, वृष्टि, सुयश, खुशी, वेरी गुड आंसर। ओम, मुस्कान, वेरी गुड। ध्रुव, मनोज, वेरी गुड। तो अब बस अगला सवाल, अगला सवाल तो तुम बहुत आसानी से मेरे को जवाब दे दोगे। अरे भाई, यहां तो मुझे ऐसा लग रहा है सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स नहीं है, ये तो सारे सीएमए इंटरमीडिएट ऑलरेडी जिन्होंने डीटी पढ़ा हुआ हो, ऐसे स्टूडेंट्स लग रहे हैं मुझे, इतने परफेक्ट जवाब। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब तो तुम मिनट में दे दोगे, बताना। अरे भाई, शॉपकीपर को मिला तो 1180 है, ₹1000 शॉपकीपर अपने पास रखेगा, तो बताना ये ₹180 कहां जाएगा? ये ₹180 कहां जाएगा बताना? वेयर विल ₹180 गो? वेयर विल ₹180 गो? क्योंकि शॉपकीपर को कितना रुपया मिला? ₹1180 मिला। ₹180 कहां जाएगा? वृष्टि, वृष्टि छतरी वाला, वृष्टि, मुस्कान, अक्षया, वेरी गुड वेरी गुड। ध्रुव गुप्ता, ब्रिलियंट, खुशी, ब्रिलियंट। यस गाइज, ये जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये ₹180 टैक्स की तरह जाएगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। अच्छा अब सुनना, अब सुनना भाई सुनना, देखो, ये देखो कॉलर, ऐसे ना कॉलर खड़े करके, ऐसे कॉलर खड़े करके दुकानदार जो है ना, शॉपकीपर, शॉपकीपर तुम्हारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया। परफेक्ट, सब सही जवाब, ₹180 गवर्नमेंट के पास जाएगा, बिल्कुल सही। प्रेरणा, नवनीत, वेरी गुड। जितिका, बिल्कुल, अंकुश है। अब सुनना, अब सुनना, ये कॉलर खड़े करे है ना, शॉपकीपर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा और गवर्नमेंट कहेगा, शॉपकीपर कहेगा अरे सुनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने तुम्हें आज की डेट पे ₹180 का जीएसटी कमा के दिया है। ऐसे कॉलर खड़े होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने शॉपकीपर खड़ा होगा और कहेगा मैंने तुम्हारे को ₹180 कॉन्ट्रीब्यूट किया है। बताना, कॉलर खड़े करने का हक शॉपकीपर को है या कॉलर खड़े करने का हक कस्टमर को है?
शॉपकीपर जो है वो कॉलर खड़े करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा रहा है, मैंने तुम्हें 180 रुपए दिए आज जीएसटी के कमा के, देखो देखो मैं टैक्स भर रहा हूं 180 रुपए का, देखो देखो मैं टैक्स भर रहा हूं 180 रुपए का। कस्टमर के पास राइट है कॉलर ऊंचे कर, शॉपकीपर के पास राइट है कॉलर ऊंचे करने का, या कस्टमर के पास राइट है? किसके पास राइट है? कॉलर ऊंचे करने का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलने का, अरे सुनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने तुम्हारे को 180 रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं तुम्हारे रेवेन्यू में। कॉलर खड़े करने का राइट किसके पास है? ओ वाओ, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। मनीषा कुमारी, ओम झा, अनुष्का, ध्रुव, अंकुश, नवनीत, रोहित पांडे, एवरीवन इज करेक्ट। कस्टमर के पास राइट है, एवरीवन इज करेक्ट, कस्टमर के पास राइट है, क्योंकि जेब से किसके गया? जेब से गया कस्टमर के। अरे भाई शॉपकीपर तो बस एक वाया मीडिया था, वाया मीडिया, वाया मीडिया मतलब मीडिएटर, बिचौलिया था शॉपकीपर तो, मीडिएटर था ये किन दो लोगों के बीच में? भाई कस्टमर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, ये एक बिचौलिया था। तो एक्चुअली में बर्डन किसके ऊपर पड़ा? एक्चुअली में बर्डन कस्टमर के ऊपर पड़ा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। लेकिन पेमेंट किसने करी? पेमेंट करी शॉपकीपर ने। तो भाई अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाते हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो तो पे भी सेम पर्सन करता है और बियर भी सेम पर्सन करता है। डायरेक्ट टैक्सेशन पे भी सेम पर्सन करता है, बियर भी सेम पर्सन करता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बियर करता है कस्टमर और पे करता है शॉपकीपर। बियर करता है कस्टमर और पे करता है शॉपकीपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। और डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर पे भी कस्टमर करता है, बियर भी कस्टमर करता है। तो ये है ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेशन में डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि आप जब ये दो सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए सर दो दो तरह के टैक्सेशन, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या सिमिलरिटीज है। तो इनमें डिफरेंस और सिमिलरिटीज बस यही है कि डायरेक्ट टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों ही अलग अलग लोगों पे बर्डन और पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है। डायरेक्ट टैक्सेशन सेम पर्सन से पेमेंट लेता है, सेम पर्सन को कहता है कि भाई आप बियर भी करो। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बियर करने वाला बेचारा कस्टमर और पे करने वाला कौन? पे करने वाला शॉपकीपर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो हम बेसिक मुद्दे पे क्या थे, मुद्दे से थोड़ा सा हम आगे भटक गए। मैं भावनाओं में कई बार ना बहक जाता हूं, ठीक है। जो टॉपिक चल रहा होता है ना वो मैं कई बार उस टॉपिक के आगे भावनाओं में बह के अगला टॉपिक भी तुम्हें समझा देता हूं। तो ऐसा जब भी मैं भावनाओं में बहना लगूं ना तो चैट बॉक्स में लिख दिया करो सर भावनाओं पे कंट्रोल, कंट्रोल लिख दिया करो, ठीक है। चलो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक का नाम है टैक्सेशन। टैक्सेशन का नेचर क्या है? इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It is incurred for public welfare expenditure. It is a compulsory contribution. Everyone has to contribute to it mandatorily, and it is levied in two ways. One is direct taxation and another one is indirect taxation. ये हैं taxation के कुछ mandatory features. चलो आ जाओ। आपको एक आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको एक पीडीएफ मिला है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको एक पीडीएफ मिला है। उस पीडीएफ को आपको बराबर बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। उस पीडीएफ को आपको यूज करना पड़ेगा रेगुलरली, ताकि आपको प्रॉपरली काम आप रीडिंग भी करो उन वाले सेक्शंस की जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अब तक पार्ट नहीं बने हो तो 9643929913 ये है व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर अर्ली बर्ड बैच करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका आपको पार्ट बनना है, जिससे आपको ये सारे के सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इनका प्रिंट आउट आप ले सकते हो और आप अपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने ये करा दिया। व्हाट इज टैक्सेशन? कंपलसरी कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ट्रेजरी इज टैक्सेशन। देन वी मूव ऑन टू डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। मैंने आपको समझाया डिफरेंस क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। इंसिडेंट and impact fall on two different person. In case of indirect taxation, incidence किसी और पे आता है और burden किसी और पे आता है। Incidence मतलब पे कौन करेगा और impact मतलब bear कौन करेगा, ठीक है। Incidence मतलब पे कौन करेगा, impact मतलब bear कौन करेगा। तो indirect taxation के अंदर incidence पे कौन कर रहा था? शॉपकीपर पे कर रहा था। और bear कौन करेगा?
कस्टमर बियर करेगा। तो इन दोनों में हो जाता है डिफरेंस। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन, इंसिडेंट एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। देन टैक्सेबल इवेंट, कब टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स? परचेज, सेल, मैन्युफैक्चर पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स कब लगता है? जब भी टैक्सेबल इनकम अर्न करी जाती है तब लगता है डायरेक्ट टैक्सेशन। तो कब लगेगा डायरेक्ट टैक्सेशन या इनडायरेक्ट टैक्सेशन, उन दोनों में है डिफरेंस। Levy and collection, levied and collected from the consumer but paid to the government by the seller। तो अगेन वही वाली बात जो ऊपर हम देख रहे थे, वही वाली बात। अरे भाई लेवी तो होगा कस्टमर पे, जेब से तो कस्टमर के जाएगा, लेकिन पे कौन करेगा? पे करेगा सेलर, पे करेगा डीलर। तो लेवी तो कस्टमर से होगा, लेकिन पे कौन करेगा? पे करेगा सेलर। जबकि डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर लेवी भी कस्टमर का होगा और पे भी कस्टमर ही करेगा। तो दोनों चीजें जो पर्सन होता है वही करता है, दो अलग अलग लोगों पे इसका इंपैक्ट और लेवी नहीं जाता। ठीक है सर। देन नेचर, it is regressive in nature। तो indirect tax is regressive in nature, which means all the persons bear equal burden of tax। तो जो indirect tax होता है वो regressive in nature होता है। regressive मतलब दया नहीं होती, दया। अरे निर्दयी है indirect tax, निर्दयी। इसका जो दिल है ना वो पत्थर का है। अरे बताओ, आप सबका दिल क्या पत्थर का है, या आप सबका दिल मोम का है? आप सबका दिल पत्थर का है या आप सबका दिल मोम का है? क्या डिफरेंस होता है पत्थर दिल और मोम दिल इंसान में? मैंने पहले ही बता दिया, इनडायरेक्ट टैक्स पत्थर दिल है, पत्थर दिल। तभी हम उसे कह रहे हैं उसका जो नेचर है ना, नेचर, नेचर मतलब आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर। तो जो आपका नेचर है ना वो पत्थर दिल है, पत्थर दिल। आप पत्थर दिल इंसान हो। सो पत्थर दिल इंसान इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। और रोहित पांडे कह रहा है मेरा दिल मोम का है। हाँ रोहित, अभी तुम्हें बताता हूं मैं। आ हा हा, वाह 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 वाह, सब कह रहे हैं मोम का दिल है सर, हम तो बिल्कुल एकदम इनोसेंट मासूम से बच्चे हैं। हाँ ओम झा भी ये कह रहा है मेरा दिल नाजुक है। रोहित पांडे कह रहे हैं मेरा दिल नाजुक है। अरे ध्यान से रखा करो, कभी क्रैक वैक ना पड़ जाए ना। कशिश शर्मा कह रहा है मेरा दिल पत्थर का है। ये हुई ना बात, जबरदस्त। तो सर कहने का क्या मतलब है? क्या मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स पत्थर दिल है? भाई ये मतलब है कहने का कि इनडायरेक्ट टैक्स पत्थर दिल है कि वो गरीब और अमीर में फर्क नहीं जानता। एक गरीब को भी 18% टैक्स पे करना पड़ता है। सपोज एक गरीब टूथपेस्ट लेने जा रहा है, टूथपेस्ट का प्राइस है 80 रुपीज, तो एक गरीब को भी 18% टैक्स पे करना पड़ेगा उस वाले गुड पे। और सेम ही जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा एक अमीर आदमी को। तो अमीर और गरीब में फर्क नहीं जानता इनडायरेक्ट टैक्स, सेम रेट पे लेवाई कर देता है जीएसटी को। जबकि इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये अमीर और गरीब में फर्क जानता है। ये गरीबों से कम टैक्स लेता है, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेता है। तो सपोज आपकी इनकम है 2.5 लाख पूरे साल की या उससे कम, तो आपको एक भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी इनकम टैक्स फ्री है। अगर आपकी इनकम है 2.5 लाख रुपए या उससे कम, तो आपको एक भी रुपए का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है पूरे साल में। पूरी की पूरी इनकम आपकी हो गई टैक्स फ्री। लेकिन अगर आपकी इनकम है कम, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से है ज्यादा, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 5% के रेट पे। सो ये है मोम दिल, डायरेक्ट टैक्स है मोम दिल। मोम दिल मतलब वो गरीबों से कम टैक्स लेता है, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेता है। ये स्पेसिफिक फीचर है किसका? स्पेसिफिक फीचर डायरेक्ट टैक्स का। सो ये रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन? कौन से वो डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को संभालते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालती है इनडायरेक्ट टैक्स को। और डायरेक्ट टैक्स को कौन संभालता है? सीबीडीटी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, सीबीडीटी, जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, वो संभालता है डायरेक्ट टैक्स को। एग्जांपल्स आर जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कुछ कुछ चीजों में होती है, कस्टम ड्यूटी, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एंड डायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जांपल है भाई? इनकम टैक्स इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो अब आ जाओ वापस अपने चार्ट में। ठीक है, तो हम आ गए। अच्छा ओके, ये वही है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अगेन एक चार्ट है जिसके अंदर डिफरेंस समझाया गया है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो पर्सन है वो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कोई एक मीडिएटर होता है, कोई एक इंटरमीडिएट होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। चलो अब देखते हैं
कि भाई कौन अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स लेवाई करने की, कौन अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स लेवाई करने की। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स लेवाई करने की अथॉरिटी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल है आर्टिकल 265, आर्टिकल 246। आर्टिकल 265 गिव्स अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी किसको मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलती है। थ्रू विच आर्टिकल, आर्टिकल 265। आर्टिकल 246, आर्टिकल 246। अब देखो टैक्सेस भी कई सारे तरह के होते हैं। इनकम टैक्स एक टैक्स हो गया, जीएसटी एक और टैक्स हो गया। अच्छा जीएसटी में भी ना अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सो जीएसटी अलग अलग टैक्स का एक कॉन्ग्लोमोरेट है, इनकम टैक्स एक अलग टैक्स है, वेल्थ टैक्स एक अलग टैक्स है, एक टैक्स होता है हाउस टैक्स, दैट इज अ डिफरेंट टैक्स। सो टैक्स भी अलग अलग टाइप के होता है। अच्छा एक और टैक्स होता है प्रोफेशनल टैक्स, वो एक अलग टैक्स है जो मुंबई रीजन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अब हुआ क्या, लड़ाई होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट्स कहती हैं हमें टैक्सेशन का राइट चाहिए, सारा टैक्सेशन का राइट हमें चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है टैक्सेशन का राइट हमें चाहिए। तो ताकि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में लड़ाई ना हो, आर्टिकल 246 ने 3 कैटेगरी बनाई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये 3 कैटेगरी को बनाने का ये मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको टैक्स लेवाई करने की अथॉरिटी सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे है जो यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है। स्टेट लिस्ट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट्स को टैक्स लेवाई करने की अथॉरिटी उन प्रोडक्ट्स में है जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है। और कंकरेंट लिस्ट का मतलब है जहां पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस को रिकवर करने का राइट रखती हैं, उसे बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। जहां पर दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्सेस रिकवर करने का राइट रखती हैं, उसे बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। दोनों गवर्नमेंट जहां पर राइट रखेंगी उसे बोलेंगे कंकरेंट लिस्ट। सर तो जिन प्रोडक्ट्स पे दोनों दोनों गवर्नमेंट राइट रखेंगी या फिर जिस कैटेगरी ऑफ टैक्स पे दोनों गवर्नमेंट राइट रखेंगी, क्या उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने के लिए बोला गया है इन केस ऑफ डिस्प्यूट यूनियन लॉ टू प्रिवेल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी वो प्रिवेल करेगी। लेकिन हाँ देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नाजायज नहीं हो सकती। नाजायज मतलब ऐसा नहीं हो सकता सेंट्रल गवर्नमेंट का है सारे टैक्सेस मैं ही कलेक्ट करूंगी। तो फिर क्या होगा, अगर सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी फंडिंग में से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसा है ही नहीं। सो ये भी ध्यान रखा जाता है कि कितने फंडिंग किस गवर्नमेंट को चाहिए, कहां पर स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग चाहिए, कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को फंडिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी ये लिस्ट बनाई जाती है, जहां पर ये डिटरमाइन किया जाता है कि कौन से टैक्स को लेवाई करने का राइट किस गवर्नमेंट को दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कहां पर टैक्सेशन राइट दिया जाए। और ये कहां पर मेंशन्ड है, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 246 में तीनों लिस्ट बनाई गई हैं जहां पर बताया गया है कौन कौन से टैक्स को लेवाई करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कौन से को स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कहां दोनों का राइट है, जहां पर वो दोनों आपस में सलाह करके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो लोग अपने अपने राइट्स को बाइफिकेट कर लेंगे। बेसिकली सर कॉन्स्टिट्यूशन कहां पर राइट देता है टैक्स को कलेक्ट करने का, ये राइट देता है आर्टिकल 265 में। अरे भाई टैक्स को कलेक्ट कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पड़ोसी किसी दिन आए और बोले मैं आपसे टैक्स कलेक्ट करना चाहता हूं, लाओ मुझको टैक्स दे दो। आपके पड़ोसी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। टैक्स कलेक्ट करने का राइट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही देगा। कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है आर्टिकल 265 में अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये था सोर्स ऑफ लॉ। लॉ कहां से आता है, किस आर्टिकल से ये निकल के आता है। ठीक है सर, तो आर्टिकल कौन सा है भाई, आर्टिकल याद रखना है डेफिनेटली 265, जहां पर लॉ टैक्स को लेवाई करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो आर्टिकल 265 में ये वाला राइट मिलता है। देन आर्टिकल 246 जहां पर तीनों लिस्ट दी गई हैं और इन लिस्ट में बताया गया है कि कौन से टैक्स को लेवाई करने का राइट किस गवर्नमेंट के पास होगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेट खा के बैठ जाए या स्टेट गवर्नमेंट खा के बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी अ जुडिशियस मिक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट राइट टू लेवाई द टैक्सेस। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। अरे भाई जो ये दोनों वो हैं, ये दोनों टैक्सेस हैं,
इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, ये कौन गवर्न करता है इंडिया में? अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही दो डिपार्टमेंट हैं जो गवर्न करते हैं, एक है सीबीडीटी, दूसरा है सीबीआईसी। ये इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है, ये डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है। डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट, ये दोनों गवर्न करते हैं टैक्सेस का एडमिनिस्ट्रेशन, और इन दोनों के बेसिस पे ही सारे टैक्सेस गवर्न होते हैं इंडिया में। ठीक है सर, बात समझ में आई? सो नाउ अब देखते हैं कि जो लॉ बनता है इनकम टैक्स लॉ, ये सिर्फ एक एक्ट से बनता है या ये बहुत सारी चीजों का मिश्रण है? ये बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके बनता है या ये किसी एक चीज से बनता है? अरे भाई इनकम टैक्स लॉ सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट ही नहीं है, वो तो सबसे प्राइम चीज है ही है। हम इनकम टैक्स लॉ की जब बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेस तो है, लेकिन ये अकेला कोई वैल्यू नहीं रखता, अकेला ये इनकम्प्लीट है। ये साथ में पढ़ा जाता है बहुत सारी और चीजों के। नंबर 1, रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 1962। No, Srividya, the class is in English also. The entire class has been recorded and it is available. If you want English version, it is available in the English version as well. But this particular batch, the early bird batch, has been started with mix of Hindi and English. If you want the English batch, it is available pre-recorded. You can call on the numbers which are given in the description box and you can see those lectures also. But this particular batch is a mix of Hindi and English. All right, so income tax rules. सबसे पहली चीज इनकम टैक्स एक्ट के साथ क्या और देखते हैं? हम देखते हैं इनकम टैक्स रूल्स। सर क्यों रूल्स अलग से बनाए? अरे एक्ट में ही लिख देते हैं ना जो लिखना होता है, रूल्स क्यों अलग से बनाए? एक्ट में नहीं लिख सकते थे? रूल्स का क्या मतलब होता है, मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूं रूल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्ट के अंदर होते हैं प्रोविजंस ऑफ लॉ। लॉ जो चीजें कहता है, लॉ जिस तरह टैक्स लेवाई करने की बात करता है, वो दिया होता है एक्ट में। तो एक्ट के अंदर होते हैं प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ के प्रोविजंस होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। सर तो रूल्स में क्या होते हैं? रूल्स में होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर कि वो जो एक्ट में लिखा है वो कैसे अप्लाई होगा, उसमें कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके अंदर क्या प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सब चीजें रूल्स में दी हुई होती हैं। तो जो सब्सटैंटिव प्रोविजंस होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं, और जो उसके साथ प्रोसीजर्स अटैच्ड होते हैं, जो उसके साथ सब्सिडरी कायदे कानून, क्या मेथड है जिससे टैक्स एडमिनिस्टर होगा, वो सब चीजें जो हैं वो प्रोसीजर में दी हुई होती है। सर एक बात बताइए, प्रोसीजर को ही एक्ट में ऐड क्यों नहीं कर दिया? प्रोसीजर भी वहीं लिख देते, एक्ट भी वहीं लिख देते, दोनों चीजों को इकट्ठा लिख देते। चलो मैं 2 मिनट के लिए गायब हो रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं गायब हो रहा हूं। ठीक है, सवाल तुम्हारा बड़ा वाजिब। सवाल क्या? सर एक्ट में ही प्रोसीजर भी लिख देते ना, एक्ट में ही प्रोसीजर भी लिख देते। अरे सुनो भाई, मैं तुम्हें ना एक्ट दिखा रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट। ये देखो, ये है इनकम टैक्स एक्ट, इसकी विड्थ देखो, विड्थ, ये है इनकम टैक्स एक्ट, इसकी विड्थ देखो, इतना चौड़ा है ये। ठीक है, अब अगर इस एक्ट में रूल्स भी ऐड कर देते, ये है रूल्स, ये है रूल्स, ये है एक्ट, अगर इस एक्ट में रूल्स को भी ऐड कर देते तो समझो जरा कितना बड़ा हमारा लिटरेचर बन जाता, कितना हेफ्टी हो जाता, कितना डिफिकल्ट हो जाता मैनेज करना। एक्ट और रूल्स को अगर साथ में रख देते, अगर प्रोसीजर्स भी साथ में रख देते, कितना मुश्किल हो जाता मैनेज करना। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट को रखा अलग, रूल्स को रखा अलग, दोनों को अलग अलग रखा, दोनों को सेपरेट प्रोसीजर से, सेपरेट मेथड से, सेपरेट रीजन की वजह से अलग रखा, क्योंकि दोनों का जो पर्पस था वो अलग था। तो दोनों को अलग रखने का कारण बड़ा सिंपल था, हमें दोनों चीजों को सेपरेटली रखना था। तो देखो कई बार लोग क्या होते हैं, लोग कई बार सिर्फ एक्ट के प्रोविजंस देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते प्रोसीजर देखें हम, हमें तो लॉ बता दो क्या कहता है, उसे कैसे करना है वो तो जो करेगा वो देखता रहेगा, हमें तो लॉ बता दो लॉ क्या है, तो तब वो एक्ट देखेगा। और अगर किसी को प्रोसीजर देखने होंगे तो वो एक्ट देखने के बाद रूल्स देखेगा, ताकि प्रोसेस भी तो पता लगे प्रोसेस क्या है। सो इसलिए ये दोनों हैं सेपरेट, ये दोनों हैं सेपरेट। ठीक है, नेक्स्ट, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस बाय सीबीडीटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो साल में एक बार बनता है। ठीक है, साल में एक बार अमेंड होता है, अमेंड होता है हर साल के फेब्रुअरी के मंथ में।
फरवरी के मंथ में इनकम टैक्स एक्ट अमेंड होता है हर साल, ठीक है। अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कुछ सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस निकालती है, सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस निकालती है, और उन क्लैरिफिकेशंस के थ्रू कुछ चीजों को क्लैरिफाई करती है। मैं तुम्हें देता हूं एक एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि हमें एक और बात समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस आर बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटी ओनली। सर इसका क्या मतलब है, आप हमें समझाइए, ठीक है। आओ जरा इस स्टेटमेंट का मैं तुम्हें मतलब समझाता हूं। पहले मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अरे भाई एक्ट तो बना हुआ है, ठीक में एक्ट में लिखा है कि मिस्टर एक इंडिविजुअल हैं, उनकी सैलरी टैक्स होनी चाहिए, उनकी सैलरी पे टैक्स लगना चाहिए। और एक्ट में लिखा है मिस्टर बी भी एक इंडिविजुअल हैं, उनकी सैलरी टैक्स नहीं होनी चाहिए। मिस्टर सी भी एक इंडिविजुअल हैं, उनकी सैलरी टैक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा एक्ट में लिखा है। ड्यू टू वट एवर रीजन, भाई रीजन होते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मजे में कह दें कि किसी की सैलरी टैक्स कर दो, किसी की सैलरी टैक्स नहीं करो। भाई कुछ ना कुछ रीजन होंगे, जरूर टैक्स फ्री होगी किसी की सैलरी, इस वजह से ये रीजन दिए गए हैं। ठीक है सर, बात समझ में आई। अब मुझे एक चीज बता दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब एक्ट बनाया तो उसके बाद एक्ट कौन बनाता है, एक्ट बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और पता है जो एक्ट बनता है ना, वो बोथ हाउसेज, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, बोथ हाउसेज पास करता है। जो एक्ट बनता है ना, वो बोथ हाउसेज पास करता है, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउसेज एक्ट को पास करते हैं, बिल को पास करते हैं, तब वो एक्ट बनता है। तो मिनिस्ट्री का ना अपना अपना राज नहीं चलता कि मिनिस्ट्री कहे जी मैं जो कहूंगा वो होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अपना राज नहीं चलता। दोनों हाउस जब तक पास नहीं करेंगे उस वाले एक्ट को, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, तब तक वो लॉ नहीं बनेगा, जब तक बोथ हाउसेज इसको पास नहीं करेंगे। समझना बात को, ठीक है। हाँ सर, अब सुनना, मिनिस्ट्री ने फेब्रुअरी के मंथ में कोई एक्ट बनाया कि भाई मिस्टर ए को अपनी सैलरी पे टैक्स देना है, ये मिनिस्ट्री ने एक्ट के अंदर लिखा। दोनों हाउसेस ने इसको देखा और इसको अप्रूव किया, ठीक है। ये हो गया अप्रूवल ऑफ दिस पर्टिकुलर इनकम एंड इट्स टैक्सेशन, अप्रूवल हो गया, ये एक्ट का पार्ट बन गए। अब मिनिस्ट्री ने मार्च के महीने में एक और टैक्स निकालने की कोशिश करी। मिनिस्ट्री ने बोला भाई मिस्टर बी जो है ना, मिस्टर बी जिनकी सैलरी टैक्स नहीं थी, ये जिनकी सैलरी टैक्स नहीं थी, मुझे उनकी भी सैलरी टैक्स करनी है। मिनिस्ट्री ने बात बोली कि मिस्टर बी की सैलरी मुझे टैक्स करनी है। तो भाई मिनिस्ट्री को बोला गया अरे भाई मार्च चल रहा है, वेट करो एक साल का, फरवरी के महीने में तुम मिस्टर बी की सैलरी को टैक्स करना, जब दोनों हाउसेस से आपका बिल पास हो जाए, जब एक्ट पास हो जाए। अभी तो फिलहाल तो मिस्टर बी की सैलरी टैक्स नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब बिल बनेगा वो फरवरी में बनेगा, और जब मिनिस्ट्री उसे पास करेगी वो भी फरवरी में ही पास करेगी। बिल उसके बिना एक्ट नहीं बन सकता। ये प्रॉब्लम हुई मिनिस्ट्री के पास। मिनिस्ट्री ने कहा कोई बात नहीं, मैं सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन निकाल देता हूं, मैं सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन निकाल देता हूं। अब सर्कुलर क्लैरिफिकेशन में प्रॉब्लम ये कि भाई सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन दोनों हाउसेस से कंफर्म्ड नहीं है, दोनों हाउसेस में ये सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन अप्रूव्ड नहीं है। तो क्या कहा गया, क्या कहा गया, हाँ भाई हाँ मिनिस्ट्री, निकाल लो तुम सर्कुलर, निकाल लो तुम क्लैरिफिकेशन, बट ये जो होंगे दे विल बी बाइंडिंग ओनली ऑन द टैक्स अथॉरिटीज। ये जो सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस होंगे वो सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज पे बाइंडिंग होंगे, ये असेसी पे बाइंडिंग नहीं होंगे, ये असेसी पे बाइंडिंग नहीं होंगे। क्योंकि जब तक तुम इन सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशन में जो लिखा है वो दोनों हाउसेस से पास नहीं करवा के लाओगे, तब तक तुम असेसी के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते इस चीज को। लेकिन हां, अगर असेसी की फेवर की बात है, अगर असेसी के फेवर की बात है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आप इवन अगर आप सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन निकालो तो भी चलेगा, अगर एसएससी के फेवर की बात है। या फिर कोई ऐसी बात है जो क्लैरिफिकेशन के नेचर की है, क्लैरिफिकेशन मतलब कोई आप एडिशनल टैक्स नहीं लेवाए कर रहे, जो ओरिजिनल टैक्स आया हुआ है ना उसी पे ही कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, उसी पे कुछ अपना क्लियर कर रहे हो कि हाँ भाई ये चीज कर लो। तो अगर तो क्लैरिफिकेशन है,
अगर तो आपके सर्कुलर में सिर्फ आप क्लियर कर रहे हो कि देखो जो जैसे हमारे वाले एग्जांपल में मिस्टर ए तुमको टैक्स पे करना है अपनी सैलरी पे, क्लैरिफाई कर दिया जाता है कि मिस्टर ए जो आप सैलरी पे टैक्स पे करोगे ना, जो सैलरी पे आप टैक्स पे करोगे ना, वो उसी रेट पे लगेगा जो नॉर्मल टैक्स का रेट है सैलरी पे। अगर कोई क्लैरिफिकेशन दिया जाता है तो फिर ठीक है, तो फिर तो ठीक है, लेकिन सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन के थ्रू किसी एडिशनल टैक्स को लेवाई नहीं किया जा सकता, किसी एडिशनल पर्सन को टैक्स की कैटेगरी में लाया नहीं जा सकता। सो डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस दोनों के अंदर एक खास बात है भाई, दोनों बाइंडिंग होते हैं ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी ओनली, दे आर बाइंडिंग ओनली ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो ये है भाई डिस्कशन ऑन व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स एक्ट। ये है थोड़ा सा डिस्कशन जो हमने अभी अभी डिस्कशन किया। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये रहा circulars and clarification by CBDT. By effect of circular, these circulars or clarifications are binding upon the income tax authority, but the same are not binding on the assessee. Reason मैंने तुम्हें बता दिया कि ये binding assessee पे क्यों नहीं होते। ये tax authority पे तो mandatory होते हैं, लेकिन assessee चाहे तो इन्हें ignore कर सकता है, assessee चाहे तो इनको टाटा बाय बाय कह सकता है अगले साल मिलेंगे, अगले साल जब एक्ट बन जाओ ना तब आना हमारे पास वापस, अभी मत आओ हमारे पास, ऐसा हो सकता है। Circulars are not binding on the income tax authorities as well. अच्छा, नेक्स्ट सोर्स क्या है आपके लॉ का? सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सोर्स क्या है भाई? नेक्स्ट सोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो आपने ना देखा होगा जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा पूरा का पूरा लीगल सिस्टम है, मूवीज देखी होंगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलॉर्ड, ऐसे ना हीरोज बहुत चीखते चिल्लाते हैं और कहते हैं बहुत इंसाफ नहीं मिला हमें, बहुत दिन हो गए हमको इंसाफ नहीं मिला, आप बहुत ज्यादा डिले करते हो इंसाफ देने में। इस तरह की बहुत बातें हमारे लीगल सिस्टम के बारे में आती हैं, जुडिशियल सिस्टम के बारे में आती हैं। ठीक है, सच बात है, ठीक है, टू एन एक्सटेंड सच भी है, क्योंकि थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा डिले होता है हमारी जुडिशियल सिस्टम में, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब जगहों में ना जाते जाते काफी टाइम लग जाते हैं, केसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन लॉ का एक बहुत बड़ा सोर्स जुडिशियल प्रेसिडेंट्स से भी आता है। जुडिशियल मतलब लीगल, प्रेसिडेंट्स मतलब जो पास्ट में केस लॉज हुए हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इंटरप्रिटेशन का इश्यू होता है लॉ में, इंटरप्रिटेशन का इश्यू, क्योंकि इंग्लिश जो है वो दोनों तरह से इंटरप्रेट करी जा सकती है। कॉमास, फुल स्टॉप, अपोस्ट्रोफी, इसको लगाओगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरप्रिटेशन करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठा है। वो लोग देखते हैं लॉ को, इनकम टैक्स के लॉ को देखते हैं, और जहां भी एम्बिग्विटी होती है, जहां भी दुविधा होती है कि ये नहीं पता ये लॉ क्यों बना था, ये लॉ किस रीजन की वजह से बना था, क्या ये सही है या ये सही है, वहां पर वो लोग जुडिशियल प्रेसिडेंट्स निकालते हैं, जिन्हें हम एक और नाम देते हैं, नाम है केस लॉज। तो भाई इनकम टैक्स पढ़ते हुए ऑफ कोर्स इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, ऑफ कोर्स इनकम टैक्स रूल्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ऑफ कोर्स सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स मतलब केस लॉज भी इनकम टैक्स लॉ का पार्ट बनते हैं, इनको भी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सो ये सारी चीजें मिलके सोर्स बनता है इनकम टैक्स लॉ का, इनकम टैक्स इनसे उठ के आता है। सीबीडीटी और सीबीआईसी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आ गया बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा। सर ये बता दो फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? सनी भाई, उदय कह रहा है सनी भाई, सनी पाजी, रोहित सिंह, सनी पाजी, एब्सोल्युटली यस। माधव इज सेइंग मयंक बलोदी, क्लासेस सेम ही होंगी। ओ मयंक, माधव ना मयंक को कुछ गाइडेंस दे रहा है, पता नहीं क्या। अच्छा अच्छा, मयंक ने क्वेश्चन पूछा, माधव उसे क्लियर कर रहा है, वाह वेरी गुड माधव, वेरी गुड। नोट भी करना है तो ध्रुव, नोटिंग करने का अगर कुछ तुम्हें लगे तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज मैं ये सारा का सारा जो चार्ट है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ना पीडीएफ की तरह डाल दूंगा, तो वहां पर तुम ये चार्ट्स देख सकते हो। नोटिंग ये चार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस याद करना है, पढ़ना है। यस यस, नोट्स विल बी शेयर्ड, अक्षया नोट्स विल बी शेयर्ड, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ करते हैं ईयर की शुरुआत। ठीक है, ईयर की शुरुआत देखना क्या है, तो तुम एक बार सेपरेटली मुझे तुम मैसेज करना, वहां पर मैं तुम्हारा क्वेश्चन क्लैरिफाई करूंगा। ओके, ईयर, ईयर का क्या मतलब है भाई? ईयर का मतलब है साल,
बताना साल शुरू कहां से होता है? साल शुरू होता है 1 जनवरी से, जब हम हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। साल खत्म कब होता है? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, जब हम पिछले वाले साल को टाटा बाय बाय कहते हैं। नया साल कब शुरू होता है? 1 जनवरी। पिछला साल कब एंड होता है? 31 दिसंबर। ठीक है। अब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग साल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, कैलेंडर ईयर को नहीं। हम जो लेमैन पीपल हैं, हम लोग कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं। हम लोग कहते हैं साल शुरू होता है जनवरी में, खत्म होता है दिसंबर में, यह है कैलेंडर ईयर। और जो इनकम टैक्स एक्ट है वो साल कब शुरू करता है? वो साल शुरू करता है 1 अप्रैल को, और वो साल खत्म कब करता है? वो साल खत्म करता है 31 दिसंबर को। यह है फाइनेंशियल ईयर जो इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करता है। तो पूरे साल का जो टैक्स है वो इकट्ठा आपको एक बार में पे करना होता है। सर ठीक ठीक लगा लो सर। सर क्या मैं 4-5 साल का टैक्स इकट्ठा पे कर सकता हूं? मुझे हर साल नहीं पे करना, 4-5 साल का इकट्ठा टैक्स पे कर लो, या 10-12 साल का इकट्ठा पे कर लो। नहीं भाई नहीं, हम इतना नहीं रुक सकते। हम नहीं रुक सकते 4-5 साल टैक्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट है ना, हमको तो अपने एक्सपेंडिचर करने के लिए इनकम चाहिए, हमको तो रेवेन्यू चाहिए। हम नहीं रुक सकते 4-5 साल भाई। तुम्हें अपना टैक्स 1 साल के बाद पे करना पड़ेगा। 1 साल की टोटल अवधि है तुम्हारे पास, बस 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 2-4 साल का मिला के इकट्ठा टैक्स लेना, ना महीना टैक्स आपको हर साल पे करना ही करना पड़ा होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? Financial year means year which starts from 1st of April and ends on 31st March. This is the financial year as per the इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के लिए जो ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर नहीं होता। हम लोगों के लिए जो ईयर है वो कैलेंडर ईयर है। इनकम टैक्स एक्ट के लिए जो ईयर है वो कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। और वो जो फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स एक्ट के लिए होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट और 31 मार्च को खत्म। ठीक है। अब सुनना भाई, चलो किसी बच्चे का मैं एग्जाम्पल, रोहित पांडे का एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, रोहित पांडे का एग्जाम्पल लेता हूं। अरे भाई रोहित पांडे सीएम में बन गया, वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो सब रोहित पांडे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहो चैट बॉक्स में, और उससे पार्टी मांगो। पार्टी भाई, पार्टी भाई, पार्टी। रोहित पांडे सीएम में बन गया, सब कॉन्ग्रेचुलेशंस कहो और कहो भाई पार्टी, रोहित भाई पार्टी। सो रोहित पांडे became a CMA. So he is CMA रोहित पांडे। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, इसके दौरान रोहित पांडे की जो इनकम है वो है 7 लाख रुपए। रोहित पांडे कॉन्गो, रोहित पार्टी, सब सब तैयार हो गए, सब हो गए। धन्यवाद। बनाइयो बनाइयो दे भाई पार्टी, पार्टी भाई पार्टी, सब पार्टी थे। हाँ सब पार्टी में सब एक्टिवेट हो जाते हैं। जब कोई क्वेश्चन पूछो तो ये लोग एक्टिव नहीं होते, वाह। जब पार्टी की बात करो तो सब एक्टिव। अच्छा सब कॉन्गो कॉन्गो कर रहे हैं। माधव कह रहा है सर ये क्लास में और पेड में क्या डिफरेंस है? तो माधव, जो पेड क्लास होती है उसके अंदर आपको वीडियो बैकअप भी मिलता है। वीडियो बैकअप मतलब जो मेरी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो लाइव नहीं होती, जो रिकॉर्ड है, आपको वो भी मिलती है। और साथ में बुक भी। पार्टी कब दे रहा है? पार्टी सब कह रहे हैं पार्टी। कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित भाई। बताओ गर्ल्स भी शुरू हो गई। भाई गूगल पे कर दे, पार्टी मत दे। उदय कह रहा है गूगल पे कर दे पार्टी, नालायक उदय। सबको 1 रुपया देगा रोहित कह रहा है सबको 1 रुपया देंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई रोहित पांडे सीएम में बन गया। सीएम में बना किस साल में? 1 अप्रैल 2022 से पहले। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 रोहित पांडे को सैलरी मिली। रोहित पांडे की सैलरी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं भाई, बहुत कम सैलरी ले ली हमने, थोड़ी सी सैलरी बढ़ा देते हैं। 10 लाख रुपीज पर एनम साल का जो इसका पैकेज लगा वो लगा 10 लाख रुपए साल का पैकेज सीएम में रोहित पांडे का। जब सीएम में रोहित पांडे का 10 लाख रुपए का पैकेज मिला, सीएम रोहित पांडे बहुत 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 खुश। सीएम रोहित पांडे ने कहा वाह मेरा 10 लाख रुपए का पैकेज लग गया। लेकिन उसकी खुशी पे नजर लगाने के लिए आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स ने कहा अरे वाह रोहित भाई, बहुत आजकल तो कमाई हो रही है, बहुत पैसे कमा रहे हो। अरे रोहित भाई लाओ जरा टैक्स दे दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए पे 3 लाख रुपए का टैक्स दे दो 30% के रेट पे। एज्यूम कर रहे हैं भाई, एक्चुअल फिगर नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, रोहित ने कहा ठीक है भाई, टैक्स देने के लिए मैं तैयार हूं। सुनना जरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता टैक्स लेने कब आई?
वो आई 15 मार्च 2023 को। मतलब साल अभी खत्म भी नहीं हुआ था। देखो कैसे डेस्परेट लोग हैं, कैसे डेस्परेट लोग हैं। साल अभी खत्म भी नहीं हुआ, 15 मार्च को रोहित भाई से टैक्स लेने आ गए। लाओ भाई लाओ, टैक्स दे दो। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर देना। देखते हैं फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट कौन करता है, कौन सबसे पहले आंसर सोचता है और सही जवाब लिखता है। मेरा तुम लोगों से एक सवाल ये, 15 मार्च 2023 को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लेने आ गई रोहित भाई से, तो क्या नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर उन्होंने 15 मार्च को टैक्स कैलकुलेट कर लिया और रोहित भाई से टैक्स ले भी लिया? तो देखो सैलरी तो पता है रोहित भाई की कितनी है 10 लाख रुपए पर एनम। सैलरी है 10 लाख रुपए पर एनम, ठीक है। तो पूरे साल का सैलरी कैलकुलेट करी, टैक्स कैलकुलेट कर ला और 15 मार्च को लेने आ गए। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर वो 15 मार्च को सैलरी पे टैक्स लेने आ गया और टैक्स कलेक्ट कर लिया? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? उदय कह रहा है कम टैक्स मिलेगा। अरे भाई कैसे कम टैक्स कैसे मिलेगा? पहले गवर्नमेंट पार्टी लेगी। अनुष्का कह रही है पहले गवर्नमेंट पार्टी लेगी, सही बात है, पहले गवर्नमेंट पार्टी लेगी। बिल्कुल कुलदीप, अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट भी है तो भी आप पक्का से अटेम्प्ट कर सकते हो। एक ग्रुप जरूर देना, 6 महीने में एक ग्रुप आराम से प्रिपेयर हो जाता है। अभी हम जुलाई में बैठे हैं, दिसंबर में अगर आपका अटेम्प्ट है पक्का तैयारी करो, ग्रुप 1 की आराम से क्लियर होगा। कुलदीप पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। टैक्स कम मिलेगा 15 मार्च को। जीती का भाई टैक्स कम कैसे मिलेगा? कम टैक्स मिलेगा क्योंकि 15 मार्च तक कैलकुलेट होगा। वेरी गुड वेरी गुड। बट कोई किसी ने एग्जांपल नहीं दिया कम कैसे मिलेगा। कम कैसे मिलेगा भाई, कम कैसे मिलेगा टैक्स, कम कैसे मिलेगा टैक्स? भाई बता दो। 15 दिन का टैक्स नहीं मिलेगा। नहीं खुशी, 15 दिन का मिल सकता है। सैलरी तो पता है ना, आखिरी के दिनों की टोटल मिला के तो 10 लाख रुपए है ना। आखिरी के दिनों की भी हम ले लेंगे पहले ही। हम भी कोई कम थोड़ी है उस्ताद। हम कहेंगे पूरे साल की 10 लाख रुपए, लाओ सारा का सारा पे टैक्स दे दो। पूरे साल की तो है 10 लाख रुपए, हम 15 दिन की सैलरी कम थोड़ी करेंगे। हम कहेंगे सारा का सारा टैक्स दे दो। हाँ मुस्कान ने आंसर बड़ा सही दिया है, 31 मार्च को आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन क्यों? रीजन सुनना, रीजन। अरे भाई 15 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लेके अपने घर चली गई और पता लगा कि 20 मार्च 2023 को मिस्टर रोहित पांडे को बोनस मिला 2 लाख रुपए का। मिस्टर रोहित पांडे को बोनस मिला 2 लाख रुपए का। अरे बोनस पहले से थोड़ी पता होता है, धप्पा हो गया धप्पा। बोनस पहले से थोड़ी पता होता है, बोनस तो सडनली मिलता है। और अगर बोनस मिल गया 2 लाख रुपए का और गवर्नमेंट 10 लाख रुपए पे टैक्स लेके अपने घर चली गई थी खुश खुश कि अरे वाह आज तो बड़ी अच्छी कलेक्शन हुई, उन्होंने 2 लाख रुपए पे तो टैक्स रिकवर किया ही नहीं। सो टैक्स जो रिकवर होना चाहिए दोस्तों समझना, जो टैक्स रिकवर होना चाहिए वो ईयर खत्म होने से पहले नहीं, ईयर खत्म होने के बाद होना चाहिए। मतलब रात को 12 बजे, रात को 12 बजे से पहले, रात को 12 बजे से पहले इस ईयर का टैक्स नहीं कलेक्ट होना चाहिए। 31 मार्च 2023 को रात को 12 बजे से पहले इस ईयर का टैक्स नहीं कलेक्ट होना चाहिए। सर क्या हम 12 बज के 1 मिनट पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? हाँ भाई हाँ, आप 12 बज के 1 मिनट पे टैक्स कलेक्ट कर दो। लेकिन ध्यान देना, जैसे तुमने 12 बज के 1 मिनट पे टैक्स कलेक्ट किया, डेट क्या हो गई? 1 अप्रैल 2023। डेट क्या हो गई? 1 अप्रैल 2023। और सुनना जरा, जैसे ही डेट हुई 1 अप्रैल 2023, क्या तुम्हारा ईयर भी चेंज हो गया? क्या तुम्हारा ईयर भी चेंज हो गया? हाँ जी हाँ सर, हमारा ईयर भी चेंज हो गया। अब हमारा ईयर हो गया 2023-24। पहले हमारा ईयर था 2022-23। पहले हमारा ईयर था 2022-23। अब हमारा ईयर हो गया 2023-24। चेंज हुआ 1 मिनट, हमारा ईयर भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जिस ईयर में इनकम अर्न करते हो, टैक्स उससे अगले ईयर में कंप्यूट करवाओ, उसका कलेक्शन भी उसके अगले ईयर में करवाओ। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ भाई बताओ, बात समझ में आई क्या? तो जब आप टैक्स कलेक्ट करते हो तो सेम ईयर में मत टैक्स कलेक्ट करो, टैक्स कलेक्ट करो इमीडिएटली अगले ईयर में। अगले ईयर में टैक्स कलेक्ट करोगे तो फायदे में रहोगे। अगर सेम ईयर में तुमने टैक्स कलेक्ट किया, नुकसान में आ जाओगे, तुम फायदे में नहीं रहोगे। सो बहुत ध्यान देने वाली बात,
बहुत ध्यान देने वाली बात, फाइनेंशियल ईयर आर ऑफ टू टाइप्स, फाइनेंशियल ईयर आर ऑफ टू टाइप्स, फाइनेंशियल ईयर दो टाइप्स के होते हैं। ये रहा फाइनेंशियल ईयर, ये दो टाइप्स के होते हैं भाई। एक है प्रीवियस ईयर, दूसरा है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब ईयर जहां पर हम लोग इनकम अर्न करते हैं, वो कहते हैं प्रीवियस ईयर। वेयर इनकम इज अर्नड इट इज नोन एज प्रीवियस ईयर। और जहां इनकम को टैक्स करा जाता है, जहां इनकम पे टैक्स लवाई हो जाता है, उसे कहा जाता है असेसमेंट ईयर। सो इनकम ईयर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, प्रीवियस ईयर जहां पर इनकम अर्न हुई। नेक्स्ट इज असेसमेंट ईयर जहां पर कि हमने इनकम पे टैक्स पे किया। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ईयर्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सो अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरी जो इनकम है ना भाई, इनकम वो फाइनेंशियल ईयर 16-17 की है, मेरी जो इनकम है ना, इनकम वो किस ईयर की है? वो ईयर है 16-17। तो जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दो असेसमेंट किस ईयर होगा। चैट बॉक्स में लिख के बता दो असेसमेंट ईयर कौन से ईयर को वो देखो नालायक रोहित पांडे, तुम्हारे ऊपर एग्जांपल लिया और तुम असाइनमेंट लिख रहे हो। अच्छा असेसमेंट, असेसमेंट, अरे असेसमेंट, ASSESSMENT। अच्छा बता दो जरा चैट बॉक्स में भाई, अगर तुमने इनकम अर्न करी 16-17 की, अगर तुमने इनकम अर्न करी 16-17 की, तो असेसमेंट कौन से ईयर में होगा? ध्रुव गुप्ता, नालायक ध्रुव गुप्ता अभी भी लिख रहा है 16-17। ध्रुव गुप्ता मिलो तुम मुझे खोपचे में। यस, और सब बिल्कुल सही। वो खुशी सैलरी कह रही है 15-16। अरे नहीं भाई, इस ईयर में इनकम अर्न करी है तो वो टैक्सेबल किस ईयर में होगी और टैक्स कंप्यूट किस ईयर में किया जाएगा? 17-18 में। इसीलिए 17-18 को बोला जाता है असेसमेंट ईयर और 16-17 को बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। सो 17-18 इज द असेसमेंट ईयर एंड 15-16 एंड 18-19, 17-18 is the assessment year and 16-17 is the financial year या previous year। ठीक है, ओके तो भाई बहुत क्लियर सी बात, असेसमेंट ईयर मतलब वो वाला ईयर जब आपकी इनकम और टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है, उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो सर फाइनेंशियल ईयर क्या? फाइनेंशियल ईयर वो ईयर जिसमें इनकम अर्न करी जाती है, जिसमें इनकम कंप्यूट, जिसमें इनकम अर्न करी जाती है। ठीक है, सो इनकम विच इज अर्नड, जब इनकम अर्न होती है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर। और जब इनकम टैक्स होती है या असेस होती है उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो चलो मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, जरा मुझे एक दो एग्जांपल में बताना इनके असेसमेंट ईयर कौन कौन से हैं, जरा तुम लोग बताना। मैं बोर्ड पे कुछ ईयर्स लिखता हूं, इसके असेसमेंट ईयर्स जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दो कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं कुछ फाइनेंशियल ईयर्स लिख रहा हूं, बताओ इनके असेसमेंट ईयर्स क्या होंगे। फाइनेंशियल ईयर 20-21, असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 2002-03, इनके असेसमेंट ईयर बताने हैं भाई, इनके असेसमेंट ईयर क्या होंगे। फिर फाइनेंशियल ईयर 2018-17, 96-97। ठीक है, इनके असेसमेंट ईयर बता दो, इनके असेसमेंट ईयर बता दो जरा, इनके असेसमेंट ईयर क्या होंगे। परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। इसका असेसमेंट ईयर होगा 21-22, इसका असेसमेंट ईयर होगा 21-22। परफेक्ट, मुस्कान ने बिल्कुल सही तरीके से आंसर लिखा है, जो कम से कम समझ में तो आए मुझे, नालायक सारे ईयर ईयर लिखे जा रहे हैं। ओके 21-22 परफेक्ट। इसका क्या होगा? 2003-04 परफेक्ट। इसका क्या होगा? वही उल्टा लिख दिया, 18-19। इसका क्या होगा? 2019-20। इसका क्या होगा? 1997-98। परफेक्ट, ठीक है भाई, ये होंगे इनके असेसमेंट ईयर्स। तो अब ध्यान रखने वाली बात, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों में किस तरह से डिफरेंस आएगा। ठीक है सर, सो भाई आ जाओ अपने रोहित पांडे के पास वापस, रोहित पांडे के पास वापस आ जाओ। रोहित पांडे बता दो जरा भाई, तुम्हारी सैलरी इनकम तुम कमा रहे हो और 15 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हारे पास आ गई
अरे वाह, ज्योतिष राज हैज जॉइंड द लाइव सेशन। हेलो ज्योतिष। तो भाई आपके सीनियर्स भी लाइव सेशन में हैं जिन्होंने अभी अभी एग्जाम दिया है, और देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट आई होप जल्दी से आए, क्योंकि सब ईगरली वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो रिजल्ट जब भी आएगा तो डेफिनेटली हम लोग वेट करेंगे और प्रे करेंगे ज्योतिष कि तुम क्लियर हो जाओ इस वाले अटेम्प्ट में। ऑलराइट। हाँ भाई, रोहित पांडे का, रोहित पांडे, वेयर इज पांडे जी? पांडे जी इज हेयर, आ जाओ। पांडे जी कह रहे हैं आ जाओ। ठीक है, आ गए भाई, आ गए पांडे जी, आ गए। पांडे जी 15 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे टैक्स कलेक्ट करने आ गया। ठीक है, आपने क्या बोला? आपने बोला ना जी ना, मैं नहीं दूंगा टैक्स, 31 मार्च के बाद आना, 1 अप्रैल में आना। अभी नहीं मैं टैक्स दूंगा बिल्कुल भी, तुम आना 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को जब आओगे तब टैक्स ले लेना, अभी मैं तुम्हें टैक्स नहीं दूंगा। पांडे जी ने टैक्स लेने से मना कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया। कब मना कर दिया? 15 मार्च को पांडे जी ने टैक्स देने से मना कर दिया। वाजिब बात। 31 मार्च जब तक खत्म नहीं हुई तब तक टैक्स कैसे ले सकते हो? वाजिब बात, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मैं अब एडिशनल फैक्ट तुम लोगों को दे रहा हूं। मैं एडिशनल फैक्ट, ये वाली बात तुमको बताऊंगा। क्या एडिशनल फैक्ट है? एडिशनल फैक्ट सुनना क्या है। एडिशनल फैक्ट ये है कि भाई पांडे जी जो है ना, जितना शक्ल से शरीफ दिखते हैं ना, उतना है नहीं। पांडे जी स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं या कोई इलीगल बिजनेस करते हैं, और वो इनकम टैक्स इंडिया में नहीं भरना चाहते। उनके कई तगड़े तगड़े बिजनेस हैं, वो इनकम टैक्स इंडिया में नहीं भरना चाहते। और वो क्या चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस की सारी इनकम लूं और 15 मार्च को ये देश छोड़ के भाग जाऊं, आउटसाइड इंडिया भाग जाऊं। वो इंडिया भागने की फिराक में है। अगर वो इंडिया भागने की फिराक में है, उन्होंने इनकम टैक्स नहीं पे करना, उन्होंने ठान रखा है मैं इनकम टैक्स नहीं पे करूंगा, मैं सारी की सारी अपनी इनकम जो मैंने अर्न करी है ना, उसको लेके इंडिया से बाहर भाग जाऊंगा, मैं इनकम टैक्स नहीं पे करूंगा। ऐसा पांडे जी ने ठाना हुआ है। सपोज अगर ऐसा पांडे जी ने ठाना हुआ है, तो मुझे जरा सोच के बता दो, क्या यह समझदारी भरी बात है कि हम असेसमेंट ईयर का इंतजार करें और पांडे जी को असेसमेंट ईयर पे धर दबोचें, उनसे टैक्स रिकवर करें, या फिर भूल जाएं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस और 15 मार्च को ही पांडे जी से टैक्स मांग लें? क्या करना चाहिए? अगर हमें पता है पांडे जी देश छोड़ के भाग रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? जरा ऑप्शन बताना। नहीं नहीं, जस्ट एग्जाम्पल है भाई। रोहित पांडे के ऊपर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बैठेगा, ठीक है? जस्ट एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, ये शक्ल से ही शरीफ है, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, ओम झा कह रहे हैं मैं इसे जानता हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही। उस केस में जहां हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, जहां हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है भाई, हम असेसमेंट ईयर का इंतजार ही नहीं करेंगे। जहां हमें गड़बड़ी लग रही है, हम असेसमेंट ईयर का इंतजार ही नहीं करेंगे, और कुछ केसेस में हम लोग टैक्स को कलेक्ट कर लेंगे इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। हम टैक्स को कब कलेक्ट करेंगे? प्रीवियस ईयर में। अरे भाई, असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करेंगे, अगले साल का इंतजार नहीं करेंगे। इन केसेस में हम टैक्स को उसी साल, जिस साल इनकम कमाई है, उसी साल टैक्स भी कलेक्ट कर लेंगे, रफा दफा करेंगे। क्योंकि हमें डर है, अगर हमने असेसमेंट ईयर का इंतजार किया, अगर हमने 31 मार्च खत्म होने का इंतजार किया, तो ये जो पर्सन है ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। तो आओ पढ़ते हैं एक्सेप्शन टू द गोल्डन रूल। एक्सेप्शन है कुछ, जो अब ये जो एक्सेप्शन है, ये कहेंगे कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। ये वो एक्सेप्शंस हैं। तो आओ पढ़ते हैं ये वाले एक्सेप्शंस जो हमें कहते हैं कि भाई इंतजार मत करो असेसमेंट ईयर तक का, अभी टैक्स रिकवर कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में एसएससी भाग गया, टैक्स कमाएगा कब? दोबारा सुनो, अभी 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 भाई ये बनाया मैंने, पहले से नहीं था दिमाग में। पहले बोलो इरशाद, इरशाद बोलो तो सुनाऊंगा। इरशाद बोलो, इरशाद, इरशाद। फिर शेर सुनाऊंगा, दोबारा सुनाऊंगा शेर। इरशाद बोलना जरा पहले, इरशाद। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बोलेंगे भाई। अभी कम से कम 30-40 स्टूडेंट्स का इरशाद आना चाहिए, ठीक है? 30-40 स्टूडेंट का इरशाद आएगा तो आगे शेर पढ़ा जाएगा, नहीं तो शेर नहीं पढ़ा जाएगा। सब कह रहे हैं इरशाद। अच्छा सुनो सुनो, ठीक है? इरशाद सुनना। इन वाले केसेस में, ओ देखो नालायक, कीर्ति बता कह रही है अच्छा नहीं, इरशाद ही कह रही है, ठीक है? मुझे लगा इनशाद कोई कह रहा है, ठीक है? अच्छा सुनो भाई, ये जो रूल है ये कहता है असेसमेंट ईयर का इंतजार मत करो अपना टैक्स कलेक्ट करने के लिए, टैक्स को आप प्रीवियस ईयर में ही कलेक्ट कर लो, क्या पता दूसरा आदमी भाग जाए। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज से कहा जा रहा है, अरे सुनो इनकम टैक्स अथॉरिटीज, कल रिकवर करने के बजाय टैक्स आज रिकवर करो, आज की बजाय अब रिकवर करो। पल में असेसी भाग गयो, टैक्स रिकवर करेगा कब? अगर असेसी भाग गया तो टैक्स कैसे रिकवर करोगे? ठीक है, तो ये हैं वो एक्सेप्शंस जो कहते हैं असेसमेंट ईयर शुड बी इक्वल टू प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। इंतजार मत करो असेसमेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर में टैक्स को कलेक्ट कर लो, अगले साल का इंतजार मत करो, इसी साल में टैक्स को कलेक्ट कर लो। कौन से हैं वो ईयर्स? जब कोई नॉन रेजिडेंट अपना शिपिंग बिजनेस करता है तो भाई यूएसए में एक पर्सन अपना शिपिंग बिजनेस कर रहा है, ठीक है, इंडिया में उसकी शिप आई, माल अनलोड किया और वापस चली गई। इंडिया में शिप आई, माल अनलोड किया और वापस चली गई। अरे इंडिया में आई, माल अनलोड किया, वापस चली गई, टैक्स तो भरा ही नहीं और चली भी गई। तो अब क्या इंडियन गवर्नमेंट बाहर यूएस के उस पर्सन के पास जाएगी, लाओ भाई लाओ टैक्स दो? नहीं भाई नहीं, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में ही रह के टैक्स रिकवर कर सकती है। तो बहुत बड़ी दिक्कत, दिक्कत सुनना क्या दिक्कत, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम कैसे होगा कि असेसी जाने को है? निखिल सिंह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनकम टैक्स असेसी को मालूम कैसे पड़ेगा कि असेसी भागने वाला है? तो भाई बहुत क्लियर इंडिकेशंस असेसी खुद देते हैं। ये इंटेलिजेंस की न्यूज होती है, इंटेलिजेंस की न्यूज होती है जहां से पता लगता है असेसी भागने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग इंडिया छोड़ के भाग गए, ठीक है, इंटेलिजेंस के पास न्यूज थी कि ये भागने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम इनको रोक नहीं पाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हमें पहले से ही न्यूज मिल जाती है, और कई बार तो ऐसे अपराधियों को ना एयरपोर्ट पे भी रोका जाता है, एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, तुम जा नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते आउटसाइड इंडिया, उन्हें रोक लिया जाता है। तो इंटेलिजेंस न्यूज देता है भाई कि ये पर्टिकुलर पर्सन है जो इंडिया छोड़ के जाने वाला है। इंटेलिजेंस, सीबीआई, आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज होती हैं, ये न्यूज देती हैं। हमारे इंटरनल सिस्टम बहुत पुख्ता है जो ये न्यूज देते हैं, और हमें पता लग जाता है कि ये असेसी भागने वाला है। ठीक है सर, ठीक है। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, मतलब बाहर का कोई आदमी है, और वो शिपिंग बिजनेस करता है, इंडिया में आके बिजनेस करता है, उसकी शिप बाहर चली गई, वहां हम असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करेंगे। शिप अगर बाहर चली गई तो हम किससे टैक्स रिकवर करेंगे? तो जैसे शिप इंडिया में आती है ना, पोर्ट पे इनकम टैक्स की अथॉरिटीज बैठी होती हैं, और वो पोर्ट पे ही इनकम टैक्स रिकवर कर लेती हैं। हम इंतजार नहीं करेंगे कि कब असेसमेंट ईयर आए और तब टैक्स रिकवर हो। दूसरा एक्सेप्शन, एक ऐसा पर्सन जो परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जाने वाला है, या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा टू अवॉइड टैक्स। तो कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया परमानेंटली छोड़ के जाने वाला है, और हमें किसी की खबर मिल गई, जैसे हमें पांडे जी की खबर मिली, पांडे जी इंडिया को छोड़ के जाने वाले हैं। अगर हमें खबर मिल गई कि पांडे जी इंडिया को छोड़ के जाने वाले हैं, तो हम पांडे जी से प्रीवियस ईयर में ही टैक्स रिकवर कर लेंगे। और दूसरा केस, जब कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा है टू अवॉइड टैक्स, भाई किसी के पास करोड़ों रुपए की टैक्सेबल प्रॉपर्टी है, टैक्स, किसी के पास करोड़ रुपए की टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, और उसके पास प्रॉपर्टी बहुत मोटी है, प्रॉपर्टी उसके पास है, और उसके पास इनकम टैक्स की लायबिलिटी बहुत तगड़ी है, वो इनकम टैक्स पे करेगा बहुत सारा। अगर उसने इस वाली अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी इनकम को टैक्स दिखा दिया, वो कहता है मैं टैक्स नहीं पे करना चाहता, उसने इस वाली इनकम से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है ठीक है बच्चू, तू टैक्स मत पे कर, हम तेरी प्रॉपर्टी बेच के टैक्स रिकवर कर लेंगे, मत प्रॉपर्टी पे मत तू टैक्स पे कर, हम तेरी प्रॉपर्टी को बेच के टैक्स रिकवर कर लेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है उस पर्सन से। तो पर्सन पता है क्या कहता है? पर्सन कहता है आपके मुझ तक पहुंचने से पहले मैं इस प्रॉपर्टी को बेच के इसका सारा पैसा कहीं उड़ा दूंगा, कहीं छुपा दूंगा, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं तो टैक्स कहां से रिकवर करोगे? तो अगेन, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आशंका है कि कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है और उसका मकसद बेचने का यह है कि वो अवॉइड टैक्स कर दे, टैक्स ना पे करना पड़े, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेट नहीं करेगी असेसमेंट ईयर का, वो प्रीवियस ईयर में ही इस वाले पर्सन की टैक्स लायबिलिटी असरटेन कर देगी और उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचने से रोक देगी। भाई अगर आपका बहुत सारा मोटा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ ड्यू है, तो क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को आपको बेचना चाहिए? नहीं बेचना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर बेचो भी तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुकाना चाहिए उसका टैक्स, तब प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खबर मिल गई कि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो टैक्स को अवॉइड करने के लिए, अपने टैक्स को बचाने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके पीछे पड़ जाएगी और आपको प्रॉपर्टी को बेचने नहीं देगी, प्रीवियस ईयर में ही आपसे टैक्स रिकवर कर लेगी, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी आना मिले कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच दो और उसका सारा पैसा रफा दफा कर दो।
सो दिस इज अ केस वेयर असेसमेंट ईयर इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर। हम असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट कर डालेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता चल जाता है, आगे चैप्टर्स आएंगे अभी। अरे वाह अभिषेक पस्सी, वेरी वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। वृष्टि सर बोथ ग्रुप दे तो वैल्यू ज्यादा है, सिंगल ग्रुप करके दे तो वैल्यू रिड्यूस, ऐसे कुछ नहीं है वृष्टि। प्रेफरेबल हमेशा बोथ ग्रुप देना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। मान लो आपका समय ही कम है, ठीक है, तो एक ग्रुप देना बेटर है ना अटेम्प्ट छोड़ने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। थर्ड, बॉडी इज फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अब अगर आपने जो संस्था बनाई है अपनी, आपने जो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, वो बनाया ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, वो लिमिटेड पीरियड के लिए बनाया है। आप इनकम कमाओगे और चले जाओगे, तो हम असेसमेंट ईयर का थोड़ी इंतजार करेंगे, क्योंकि आपकी तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। अगले साल का अगर हमने वेट किया तो आपकी तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं भाई, सपोज मुझे दिल्ली में रामलीला करवानी है, दशहरा आने वाला है भाई, अभी तो नहीं आने वाला, 2 महीने हैं, बट फिर भी दशहरे के वक्त रामलीला होती है, ठीक है, मुझे रामलीला करानी है। मैंने रामलीला कराई, लोगों से पैसा इकट्ठा किया, रामलीला का मंचन कराया, प्रॉफिट अर्न किया, दशहरे के बाद अपनी दुकान बंद करके चला गया मैं, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है जब असेसमेंट ईयर आएगा तब टैक्स रिकवर करेंगे। अरे कहां से करोगे, मैं तो चला गया रामलीला करा के। सो बॉडीज विच आर फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, वहां पर हम असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करते टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। हम लोग टैक्स इमीडिएटली कलेक्ट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में ही। तो जी हाँ, 15 मार्च हो चाहे 10 मार्च हो, पहले इनकम टैक्स अथॉरिटीज आ जाती हैं टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। फिर लास्ट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस, जिसका बिजनेस बंद हो रहा होता है, जब बिजनेस खत्म हो रहा होता है तब भाई टैक्सेस को जल्दी रिकवर किया जाता है, ताकि वो पर्सन कहीं बिजनेस को छोड़ के भाग ना जाए। अगर वो बिजनेस छोड़ के भाग गया तो हम उसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में भी हम लोग असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करते, हम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स को कंप्यूट करके रिकवर कर लेते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ठीक है सर। भाई देखो, नोट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ना, और फिर तुम लोग मेरे से क्लियरली पूछ सकते हो सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, या फिर ये पार्ट में मुझे डिफिकल्टी है, तो मुझसे आराम से पूछ सकते हो। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो नोट्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। चलो अब आ जाओ जरा अगले टॉपिक पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है पर्सन। पर्सन टॉपिक का नाम है, पर्सन। और इसमें ना आपको एक मुकुट दिख रहा होगा, मुकुट, क्वीन का मुकुट, देखो नीचे मुकुट। तो इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं इस वाले टॉपिक में, ठीक है। मुकुट देखो, क्वीन का मुकुट। बिल्कुल बिल्कुल माधव, सीएमए इंस्टीट्यूट के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, सारे के सारे इन क्लास में प्रैक्टिकली सॉल्व होंगे 100%। ऑलराइट, पर्सन। अब पर्सन की बात तो ये है भाई, इनकम टैक्स एक्ट किन किन लोगों पे टैक्स लेवाए कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट किन किन लोगों पे टैक्स लेवाए कर सकता है, वो कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जिन पे टैक्स लेवाए कर सकता है। अब भाई इनकम टैक्स एक्ट तो चाहेगा कि मैं सब पे टैक्स लेवाए कर दूं, मैं 100% लोगों पे टैक्स लेवाए कर दूं। इनकम टैक्स एक्ट डेफिनेटली ये चाहेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट ने पर्सन जिन पे टैक्स लेवाए हो सकता है उनकी अलग अलग कैटेगरीज बना दी है। ये है वो कैटेगरीज जो इनकम टैक्स एक्ट ने बनाई है टैक्स को लेवाए करने के लिए, टैक्स को लागू करने के लिए। क्या है वो कैटेगरीज? इंडिविजुअल, HUF, इंडियन कंपनी, फर्म, AOPBOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक है, तो अब देखो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुमको चैट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, तुमको चैट बॉक्स में जवाब देना है मेरे सवालों का। ठीक है, अच्छा, मैं हूं CSCSCM में निखिल गुप्ता, मेरे को ट्यूशन की इनकम मिलती है, आई एम अ टीचर, और मुझे टीचिंग करता हूं उसकी मुझको इनकम मिलती है। बताना क्या मुझसे टैक्स रिकवर हो सकता है, यस या नो? क्या मैं पर्सन हूं, क्या मैं टैक्स पे करने का अधिकारी हूं, यस या नो? बस यस या नो पे बात करना, ठीक है। अरे वाह, इंडिविजुअल 65 वो पर और 80 से ऊपर की SHE वालों पर, रोहित ने सही पकड़ा। क्या मुझसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स रिकवर, अक्षय कह रहे हैं नहीं करेगी। वाह अक्षय, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर।
भगवान करे ऐसा ही हो, मेरे से कभी टैक्स ना रिकवर करे जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले निखिल गुप्ता तुम चाहे जितनी भी इनकम अर्न कर लो, एक भी रुपए का टैक्स मत पे करो, भगवान करे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भर दे और भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए। वाह रोहित पांडे, तुम भी मेरे बहुत अच्छे सच्चे दोस्त हो। मेरे सच्चे दो मित्र निकल के आए हैं भाई, लाइव बैच में दो मेरे सच्चे मित्र निकल के आए हैं। एक है अक्षया, ठीक है, पूरा नाम बताता हूं भाई, डिस्प्ले भी करता हूं, अक्षया एम, एक है अक्षया एम, ठीक है, मेरा सच्चा दोस्त है ये। दूसरा है रोहित, रोहित पांडे, ये भी मेरा सच्चा दोस्त है। डिस्प्ले कर लो, देखो फोटो, देखो फोटो में कितना शरीफ लग रहा है, देखो सब लोग फोटो देखो, डिस्प्ले में डाली है मैंने रोहित पांडे की फोटो। लेकिन है ये दोनों सच्चे दोस्त मेरे, कह रहे हैं कि मेरे पे टैक्स नहीं रिकवर होना चाहिए। भाई डेफिनेटली टैक्स रिकवर होगा ही होगा मेरी इनकम में से, ठीक है, क्योंकि मैं इनकम अर्न कर रहा हूं तो टैक्स रिकवर होगा। अच्छा अब बताना जरा, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से टैक्स रिकवर कर सकती है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से टैक्स रिकवर कर सकती है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से टैक्स रिकवर कर सकती है? रचित जैन, अच्छा रचित जैन, क्लास वाला रचित जैन है ये। रचित जैन तुम कल मिलो मुझे इंस्टीट्यूट में, मुझे पता लग गया तुम कौन से रचित जैन हो। अच्छा क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से टैक्स रिकवर कर सकती है? सबका आंसर है ऑफ कोर्स यस, ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनना, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे पास ना ये रिमोट कंट्रोल है, मेरे पास ये रिमोट कंट्रोल है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रिमोट कंट्रोल से टैक्स रिकवर कर सकती है? और ना मेरे पास एक लैपटॉप भी है, देखो देखो लैपटॉप देखो, मेरा मेरा लैपटॉप देखो, ये मेरा लैपटॉप है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे लैपटॉप से टैक्स रिकवर कर सकती है? आंसर बताना यस या नो, आंसर बताना यस या नो। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस व्हाइट बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, इससे टैक्स रिकवर कर सकती है? पंखे से टैक्स रिकवर कर सकती है? ट्यूबलाइट से टैक्स रिकवर कर सकती है? क्या इस रिमोट कंट्रोल से टैक्स रिकवर कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आपने आंसर दिया था यस, किसके लिए? मेरे से टैक्स रिकवर कर सकती है, ठीक है, आंसर आपने दिया था यस। और आपने कंपनी से टैक्स रिकवर कर सकती है, उसके लिए भी आंसर दिया था यस, ठीक है। लेकिन क्या रिमोट कंट्रोल से टैक्स रिकवर कर सकती है? रचित जैन कह रहा है यस, क्योंकि आज ही रचित जैन ने सुबह सुबह क्लास में फेस टू फेस बैच में ये पढ़ा है। वेरी गुड रचित जैन। तो जी हाँ, जो भी दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स हैं वो ब्राइट विजन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फेस टू फेस बैच। ये सेम कंटेंट फेस टू फेस बैच में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सब कह रहे हैं नो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं आंसर है यस। वो तमाम लोग, वो तमाम चीजें, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, अगर वो इनकम जनरेट करने के केपेबल हैं तो उनसे टैक्स रिकवर हो सकता है। मैं आपको देता हूं एक सिंपल सा एग्जांपल। हम लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने, ठीक है, मंदिर में सामने है गणेश जी की मूर्ति या शिव जी की मूर्ति या किसी भी भगवान की मूर्ति, हम उसमें चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो जो पैसे अर्न करे वो एक नॉन लिविंग थिंग ने करे। अब देखो हमारी श्रद्धा है, उसके अंदर हम श्रद्धा के लिए कहते हैं नहीं नहीं वो नॉन लिविंग नहीं है, वो जीते जागते वो हैं वहां पर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहां पर, वो अंदर उनकी आत्मा है, तो हम ये चीज मानते हैं और डेफिनेटली ये सच भी है। लेकिन अगर एक साइंटिफिकली बात करूं तो क्या उस मूर्ति में जान है, क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? आंसर है वो नॉन लिविंग है। अगर वो नॉन लिविंग है तो क्या हम उससे टैक्स रिकवर कर सकते हैं? उस मूर्ति से क्या हम टैक्स रिकवर कर सकते हैं अगर वो मूर्ति नॉन लिविंग है? तो आंसर है यस, उससे टैक्स रिकवर कर सकते हैं। हम पुजारी को या ट्रस्ट को बोलेंगे कि टैक्स पे करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। सिमिलरली यहां जितनी भी चीजें लगी हैं भले ही वो नॉन लिविंग हैं, अगर वो इनकम अर्न करने लगे कल को तो उनसे टैक्स रिकवर होगा। मैं तुम्हें देता हूं एक एग्जांपल। भाई मैं बहुत पहले की बात है, 10-20 साल पुरानी बात है, जब मैं बिल्कुल छोटा हुआ करता था तब किसी के घर में ना आम की पेटी में से एक ऐसा आम निकला था जिसमें गणेश जी के फीचर्स थे। तो वो जो गणेश जी के फीचर्स थे ना जो उसके अंदर से निकले थे, वो गणेश जी के फीचर्स लोगों ने पॉपुलराइज कर दिया। अरे किसी के घर गणेश जी निकले, लोगों ने उसको एकदम बढ़ावा चढ़ावा दे दिया, ठीक है। फिर उनके घर लोग विजिट करने लगे, वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन पैसे का करने लगे। तो आइडियली वो जो आम है वो इनकम अर्न कर रहा है, क्या वो टैक्सेबल है? आंसर इज यस, वो टैक्सेबल है। अगर वो कॉन्टिन्यूसली इनकम अर्न करता रहेगा इसी तरह से तो वो टैक्सेबल होगा। सो इनकम टैक्स एक्ट किसी को बख्शता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, हम उससे टैक्स रिकवर करेंगे ही करेंगे। इवन आइडल से, मूर्तियों से भी टैक्स रिकवर होगा ही होगा। तो वो कौन से कैटेगरी के लोग हैं जिनसे टैक्स रिकवर किया जाता है? नंबर 1 है इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स हैं हम या तुम। नेचुरल पर्सन होते हैं भाई, नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग होते हैं।
इनकम आने लगी टैक्स लगेगा। रोहित पांडे, लाख टके की बात करी है रोहित पांडे ने, बहुत बढ़िया बात करी है, इसलिए उसका मैसेज मैंने डिस्प्ले पर लगाया भाई, सब उसका मैसेज पढ़ लो, बहुत ही बढ़िया बात करी है। अगर इनकम आने लगी तो टैक्स पे होगा, मतलब क्या, मतलब सिंपल सा, इनकम आपने कमाई, टैक्स पे होगा ही होगा, डेफिनेटली सब। सो इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन और अ ह्यूमन बीइंग। नेचुरल पर्सन, जो नेचुरल पर्सन होते हैं हम या तुम, उन्हें बोलते हैं इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग्स को बोलते हैं इंडिविजुअल। ये अगर कोई इनकम कमाएंगे तो वो टैक्सेबल होगी। क्या माइनर और अनसाउंड माइंड वाले, माइनर मतलब जो 18 साल से कम के लोग हैं, बच्चे हैं, क्या उनकी भी इनकम टैक्सेबल होगी? अरे याद करो, तुमने फाउंडेशन में पढ़ा है भाई, फाउंडेशन में पढ़ा है, लॉ में, लॉ में तुमने फाउंडेशन में पढ़ा है, माइनर इज अनेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। याद करो, याद करो, तुमने फाउंडेशन में पढ़ा है, माइनर इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर लीगली किसी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तुमने फाउंडेशन में ये चीज पढ़ी है, पढ़ी है ना? लेकिन यहां हम इस बात को नहीं मानते। माइनर ने भी अगर इनकम अर्न करी है तो माइनर को टैक्स पे करना पड़ेगा। और जरा क्विकली बता दो, अनसाउंड माइंड वाले को क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या लीगली बाइंड अग्रीमेंट में एंटर करने का उसका पॉसिबिलिटी होती है अनसाउंड माइंड वाले को? आंसर इज नो, अनसाउंड माइंड वाला भी लीगली किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम तो अनसाउंड माइंड वाले को भी इनकम टैक्स पे करवाएंगे, इनकम टैक्स इज लेवाइबल। ठीक है सर, सो इंक्लूड्स अनसाउंड माइंड एंड इंक्लूड्स अ माइनर। देन नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जो, जहां पर सारे जो हिंदू परिवार के मेंबर्स होते हैं वो मिलके अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। सर एक चीज बता दो, कितना भेदभाव है, कितना पक्षपात है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यहां लिखा है, क्रिश्चियन अनडिवाइडेड फैमिली लिखा नहीं। अरे क्रिश्चियन के भी तो लोग मिलके मिलजुल के अपना बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, क्रिश्चियन अनडिवाइड फैमिली यहां क्यों नहीं लिखा? हिंदू अनडिवाइड फैमिली ही क्यों लिखा है? जो बिजनेस कर रहे हैं वो, उनसे हम टैक्स रिकवर करेंगे। भाई रीजन बड़ा सिंपल सा है, जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया था, उस समय जो बिजनेसमैन होते थे ना, वो जनरली हिंदू अनडिवाइड फैमिली ही होते थे। उस समय पार्टीशन हुआ था ताजा ताजा, तभी 10 साल पहले, 12 साल पहले। तो पार्टीशन के बाद जो बिजनेस करते थे ना लोग, वो हिंदू अनडिवाइड फैमिली ही ज्यादा थी। तो उस समय के अकॉर्डिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही यहां रिकॉग्निशन मिली। उस समय क्रिश्चियन अनडिवाइड फैमिली ज्यादा नहीं होती थी, मुस्लिम अनडिवाइड फैमिली ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन हिंदू अनडिवाइड फैमिली बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से यहां पर हिंदू अनडिवाइड फैमिली को स्पेसिफिक पर्सन की कैटेगरी में टैक्सेबल माना गया। ठीक है, तो अब हिंदू अनडिवाइड फैमिली का क्या मतलब? HUF, इसका शॉर्ट फॉर्म है, बिल्कुल अभिषेक पाल ने बिल्कुल सही कहा, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, इसका शॉर्ट फॉर्म है HUF। HUF की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? अनडिवाइडेड फैमिलीज ऑन विच हिंदू लॉ अप्लाइज इंक्लूडिंग जैन एंड सिख। तो वो सारी अनडिवाइडेड फैमिलीज जो जॉइंट फैमिलीज हैं, जो हिंदूज हिंदू लॉ को मानती हैं, जैन और सिख को मिला के, वो इस वाली कैटेगरी में आती हैं। तो ऑल दोज अनडिवाइडेड फैमिलीज आर कैटेगराइज्ड एज HUF, और वो टैक्सेबल होंगी एज HUF अंडर पर्सन। सर एक चीज बता दो, एक चीज बता दो, की फर्क पैंदा है, की फर्क पैंदा है, हम इंडिविजुअल की तरह टैक्स हो, कंपनी की तरह टैक्स हो, AOPBOI की तरह टैक्स हो, AJP की तरह, की फर्क पैंदा है? हमें टैक्स तो देना ही है। व्हाट इज इन द नेम, शेक्सपियर ने भी कहा है व्हाट इज इन द नेम। अरे नामकरण करने से क्या होगा? टैक्स तो हमें पे करना है अपनी इनकम पे, नामकरण करके क्या कर रहे हो आप? हमारे को कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? टैक्स तो पे करना है, चाहे इंडिविजुअल की तरह करो, चाहे HUF की तरह करो, चाहे कंपनी की तरह, टैक्स तो पे करना ही करना है। नामकरण करने से क्या फायदा मिल रहा है? भाई नामकरण करने से यह फायदा मिल रहा है कि टैक्स करने का जो तरीका है, मेथड ऑफ टैक्सेशन, और कुछ एक्सटेंट तक किसी किसी कैटेगरी में रेट्स ऑफ टैक्सेशन भी फर्क फर्क हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। कंपनी का रेट अलग, पार्टनरशिप फर्म का रेट अलग, इंडिविजुअल का टैक्स रेट अलग, सबके रेट अलग अलग दिए हुए हैं, और मेथड ऑफ कंप्यूटिंग टैक्स भी अलग अलग है। इस वजह से हमने सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। भाई हमें मजे नहीं आ रहे तुम्हारे को एक्स्ट्रा पढ़ाने में कि भाई हम सारी चीजें बेफिजूल में करते जाएं, कोई मजे नहीं आ रहे। ठीक है, तो सब चीजें अलग अलग इसीलिए क्योंकि हमने अलग अलग कैटेगरी में क्योंकि हमने टैक्सेशन के रेट्स, टैक्सेशन के मेथडोलॉजीज अलग अलग रखे हैं इन सारे के सारे केसेस में। सो इंडिविजुअल, HUF दोनों का मेथड ऑफ calculating tax is absolutely different. They are different from each other. So
an individual is taxable in a different way, HUF is taxable in a different way, companies are taxable in a different way. तो आते हैं वापस HUF पे। भाई HUF होती है एक अनडिवाइडेड फैमिली जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त होती है, हिंदू लॉ फॉलो करती है। जैन और सिख फैमिली इसमें इंक्लूड किया जाता है और इनका टैक्सेशन अलग तरह से चलता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, भाई HUF में जो मतलब मेंबर बॉर्न होते रहते हैं उन सबको पार्ट बनाया जाता है HUF का। जैसे आपका सन हुआ वो HUF का पार्ट बन गया, आपकी डॉटर हुई वो HUF की पार्ट बन गई। तो डॉटर जब तक अनमैरिड है तब तक वो HUF की पार्ट बनती है अपने फादर की। सो इंक्लूड्स वाइव्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की वाइफ HUF का पार्ट बनेंगी। अनमैरिड डॉटर्स, तो वो डॉटर्स जो अनमैरिड हैं वो भी HUF का पार्ट बनेंगी। सर अगर डॉटर मैरिड हो गई, अगर डॉटर मैरिड हो गई तो वो किसका पार्ट बनेगी? देखो नालायक कह रहा है 250 लाख तक टैक्स नहीं लगता। रोहित पांडे, नालायक रोहित पांडे, रोहित पांडे कह रहा है कि 250 लाख तक टैक्स नहीं लगता, 250 लाख तक टैक्स नहीं लगता। रोहित पांडे, अरे 2.5 लाख तक, करेक्ट, अभिषेक इज राइट, 250K पर टैक्स नहीं लगता, अभिषेक इज राइट। ठीक है भाई। ओके, तो HUF वाइव्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की वाइफ पार्ट बनेंगी। अनमैरिड डॉटर्स पार्ट बनेंगी। डॉटर की जब मैरिज हो जाती है तो वो फादर इन लॉ के HUF का पार्ट बनती है। देन कम्स द कंपनीज, भाई वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग या तो कंपनी हो, कंपनीज एक्ट में वो रजिस्टर्ड हो तो वो कंपनीज बनेंगी, या फिर वो CBDT डिक्लेरेशन देता है, CBDT डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग अगर वो कंपनी हो तो वो कंपनी का पार्ट बनेंगी। पार्टनरशिप फर्म, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है आपकी, मतलब आप दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक फर्म बना रहे हो। पार्टनरशिप फर्म की खासियत क्या होती है? पार्टनरशिप डीड होती है इसके अंदर एक, जहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिटरमाइन किया जाता है, शेयर कैपिटल का कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन किया जाता है, इसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। और ये LLP को भी इंक्लूड करती है। LLP क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी एक तरह की पार्टनरशिप होती है और इसको भी हम फर्म की कैटेगरी में डालते हैं टैक्स रिकवर करने के लिए। फिर है AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब कुछ दो या दो से ज्यादा लोग, इंडिविजुअल्स मिलके अपना कुछ कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर बट वो तो फर्म भी है ना। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मैंने बताया जब कुछ इंडिविजुअल मिलके कुछ बिजनेस कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर बट वो तो फर्म भी है ना। फर्म में भी तो मिलके सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है फर्म में और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में? दोनों में डिफरेंस क्या रहा? पार्टनरशिप फर्म में भी इंडिविजुअल मिलके बिजनेस कर रहे हैं और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में भी लोग इंडिविजुअल मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या रहा? दोनों में डिफरेंस क्या रहा? अरे सुनो, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है, ओ यस, रोहित पांडे बिल्कुल सही कह रहा है, रोहित पांडे बिल्कुल सही कह रहा है। रोहित पांडे कह रहा है कि सर फर्म में एक लीगल अग्रीमेंट होता है जहां पर सारे के सारे पार्टनर्स बाइंड होते हैं उस लीगल अग्रीमेंट के, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं होता। मैं तुम्हें देता हूं एग्जांपल, और अगेन मेरा फेवरेट एग्जांपल है भाई रामलीला। दशहरे से पहले रामलीला होती है, ठीक है। रामलीला कैसे ऑर्गेनाइज होती है? रामलीला ऑर्गेनाइज होती है लोगों से चंदा इकट्ठा करके, लोगों से कुछ कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करा जाता है, फिर एक ट्रस्ट होती है जो उस कंट्रीब्यूशन को रामलीला करने में खर्च करती है, ठीक है। अब इतने सारे लोगों से चंदा इकट्ठा करा गया है, इतने सारे लोगों से कंट्रीब्यूशन एक्यूमुलेट करा गया है, क्या वो लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं? आंसर इज नहीं, नहीं जानते। क्या उन दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट है? नहीं, नहीं, कोई अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सबने मिलकर एक बिजनेस किया, इसे बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और जहां ये बिजनेस एक अग्रीमेंट के तहत होगा, एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी और दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एग्रीमेंट होगा, जहां ये बिजनेस एग्रीमेंट के तहत बनाया जाएगा, वहां पर इसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। तो यह डिफरेंस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म में, तो दोनों में डिफरेंस है, ये बात याद रखना। इसी वजह से दोनों का जो नॉमेनक्लेचर है वो बिल्कुल अलग है। अब आ जाता है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसके अंदर क्या है? इंडिविजुअल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं हैंड, इसमें इंडिविजुअल के अलावा कोई और ज्वाइन कर रहा है हैंड। फॉर एग्जाम्पल दो तो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, दो इंडिविजुअल हैं और एक कंपनी है, तीनों मिलके कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, और पार्टनरशिप नहीं कहला सकती क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है तीनों के बीच में, ठीक है। तो अगर दो तो इंडिविजुअल हैं और एक कंपनी है तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। BOI क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सारे इंडिविजुअल नहीं है। BOI तब बनता जब सारे इंडिविजुअल होते, लेकिन सारे इंडिविजुअल नहीं है, दो इंडिविजुअल हैं, एक कंपनी है,
तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन BOI एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दोनों के बीच में है डिफरेंस, BOI और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बीच में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो AOP BOI भी अगर आप हो तो आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। देन लोकल अथॉरिटीज, अगर कोई लोकल अथॉरिटीज हैं, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट कमीशन, लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे MCD होता है, ठीक है, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD है, दैट इज अ लोकल अथॉरिटी। तो वो जो लोकल अथॉरिटी है वो टैक्स पे करेगी लोकल अथॉरिटी की तरह, तो उसकी हमने कैटेगरी अलग बना दी, लोकल अथॉरिटी, जिसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट कमिश्नर्स, ये सारे के सारे लोकल अथॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट है रेजिडुअरी कैटेगरी। इस कैटेगरी में भाई सब वो लोग जो अननेचुरल हैं, जो नेचुरल नहीं है, जो डेड हैं, लिविंग नहीं है, मे नॉट बी डायरेक्टली स्यूड इन कोर्ट ऑफ लॉ, जिनको कोर्ट ऑफ लॉ में मुकदमे में खड़ा नहीं करा जा सकता। मतलब क्या आप भगवान की मूर्ति को कह सकते हो, भगवान की मूर्ति चलो आ जाओ कोर्ट ऑफ लॉ में, हम तुम्हारे अगेंस्ट केस लड़ेंगे? नहीं हो सकता ना। तो वो सारे अननेचुरल लोग जिनको कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा नहीं करा जा सकता, जिनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, वो आते हैं AJP में, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के केस में। और इनमें क्या होता है, डाइटीज, आइडल्स, यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जी हाँ, मूर्ति से टैक्स रिकवर किया जा सकता है। जी हाँ, मेरे इस पंखे से, जो मेरे ऊपर पंखा लगा है, इससे टैक्स रिकवर किया जा सकता है अगर ये इनकम अर्न करनी शुरू कर दे। किस कैटेगरी में? AJP की कैटेगरी में, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन की कैटेगरी में। सर इस कॉन्सेप्ट का ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दो, मजा आ जाए। चलो भाई, कौन कौन तैयार है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए इस वाले कंसेप्ट का? कौन कौन तैयार है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के इस वाले कंसेप्ट का? CBDT क्या है? CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स को गवर्न करती है। कौन सा लॉ आएगा, कौन सा लॉ नहीं आएगा, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, कौन सा प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, ये सब CBDT गवर्न करती है। ठीक है, अब कितने स्टूडेंट्स रेडी हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने का, करने के लिए इस वाले कॉन्सेप्ट से? कितने स्टूडेंट्स रेडी हैं? बोल दो यस। ओ यस, वाह, सब लोग कह रहे हैं यस यस यस। तो रजिस्टर्स अपने ओपन कर लो और नोट्स भी अपने ओपन कर लो, जो नोट्स हैं तुम्हारे। और उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्राउन कैन नॉट बी टैक्स्ड, मतलब किंग को टैक्स नहीं किया जा सकता। जो सत्ता है, जो पावर में जो लोग हैं, उनको टैक्स नहीं किया जा सकता। क्राउन कैन नेवर बी टैक्स्ड। सो यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट बी टैक्स्ड। सो ऐसा नहीं हो सकता कि हम मोदी सरकार को, जो अभी गवर्नमेंट उसमें है, सत्ता में है, उसको टैक्स कर सकें। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट बी टैक्स्ड, उस पर टैक्स नहीं लगाया हो सकता, क्योंकि क्राउन पे टैक्स नहीं लगाया हो सकता। सर क्या इसका मतलब यह है कि मोदी जी जो सैलरी अर्न कर रहे होंगे वो टैक्स फ्री होगी, उस पर टैक्स हम नहीं लगा सकते ना? इस प्रिंसिपल का क्राउन कैन नॉट बी टैक्स। नहीं भाई नहीं, मोदी जी इज जस्ट द पर्सन हु इज ऑक्यूपाइंग दैट चेयर, ही इज जस्ट द पर्सन। तो उनकी जो सैलरी इनकम है सब्जेक्ट टू द लॉ, वो टैक्स हो सकती है। मोदी जी इज अ सेपरेट पर्सन। लेकिन हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है इनकम टैक्स के रूप में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है और टैक्सेस के रूप में, उन सब पे हम टैक्स नहीं लगा सकते। वैसे भी सर, एक जेब से पैसा निकालोगे और दूसरी जेब में अपने डाल लोगे, फर्क पड़ेगा? यूनियन गवर्नमेंट से टैक्स रिकवर कर रहे हो और यूनियन गवर्नमेंट को ही वापस दे रहे हो कि खर्चा कर ले, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो गवर्नमेंट कैन नॉट बी टैक्स, यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट बी टैक्स। बट ध्यान रखना, मोदी जी इज नॉट यूनियन गवर्नमेंट, मोदी इज जस्ट दैट पर्सन। जो पर्सन है जिन्होंने वो चेयर अक्वायर करी हुई है, वो है मोदी जी। ठीक है, बट क्राउन कैन नॉट बी टैक्स्ड। तो किंग को मतलब जो सत्ता में होता है, उससे टैक्स हम नहीं रिकवर कर सकते। ठीक है सर, आ जाओ भाई, एक इलस्ट्रेशन करेंगे और देखते हैं कौन कौन कितना कितना समझा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दी हुई है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। आप चाहो तो नोट्स ओपन कर लो और आप चाहो तो यहां पर सामने क्वेश्चन डिस्प्लेड है, देख लो। आपको इसी वाले बोर्ड पे ही अपना सारा का सारा आंसर फिल करना है। ठीक है, इसी में देख लो, आपके नोट्स कर लो। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल थिंग इनकम कमा सकते हैं क्या? अरे कशिश, अभी अभी मैंने तुम्हें प्रूव किया आर्टिफिशियल थिंग इनकम कमा सकते हैं, अभी अभी मैंने प्रूव किया। जैसे जितने भी मंदिर होते हैं, उन सब में जितनी भी मूर्तियां होती हैं, वो सब इनकम कमा रहे हैं ना। मैंने तुम्हें आम का एग्जांपल दिया, वो भी एक इनकम कमाने का ही एग्जांपल है कि वो भी इनकम अर्न कर रहा है भाई। आर्टिफिशियल चीजें भी इनकम अर्न कर सकती हैं डेफिनेटली।
अब देखो, अंधविश्वास तो बहुत ज्यादा कई बार हो जाता है, अंधविश्वास की वजह से भी कई बार आर्टिफिशियल चीजें इनकम अर्न करते हैं। तो इनकम अर्न हो सकते, जैसे आइडल्स हैं, आइडल्स मतलब मूर्तियां, मूर्तियां इनकम अर्न कर रही हैं, ठीक है। अब किसी रिलीजन में सपोज कोई धर्म ग्रंथ है, जैसे हमारा धर्म ग्रंथ है गीता, ठीक है। किसी रिलीजन में, जैसे सिखिज्म में मूर्ति पूजन नहीं होती, वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब को पूजा किया जाता है ना। उस केस में भी अननेचुरल पर्सन है, इनकम टैक्स के मद्देनजर वो अननेचुरल पर्सन है, तो वहां भी इनकम अर्न करते हैं। आर्टिफिशियल थिंग इनकम अर्न कर सकता है, तो अगर आर्टिफिशियल थिंग ने इनकम अर्न किया तो आर्टिफिशियल थिंग टैक्स पे करेगा, ठीक है। चलो भाई, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, देखते हैं कौन कितने पानी में है। आज की क्लास कितने लोगों को समझ में आई, और कितने लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए क्लास में बैठे थे, कुछ सुन वुन नहीं रहे थे। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देख लेते हैं किसमें कितना है दम। आओ स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा, टैक्सेबल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तिरुपति बालाजी टेम्पल की चैरिटी, इनफैक्ट बहुत सारे टेम्पल्स की चैरिटी टैक्सेबल होती है, और रूल्स हैं कि कब चैरिटी टैक्सेबल होगी, कब चैरिटी टैक्सेबल नहीं होगी, रूल्स हैं इसके, ठीक है। चलो, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाएगा। सही से आंसर जो जो दे पाएगा उसके लिए नाम की क्लैपिंग होगी, और उसका नाम मैं यहां पर डिस्प्ले करूंगा बोर्ड पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये कौन से कैटेगरी का पर्सन है? अभी तुमने बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ी। हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये कौन से कैटेगरी का पर्सन है? ये कौन सी कैटेगरी का पर्सन है, आपको ये बताना है। बता दो जरा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में बताओ। हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वाह बिल्कुल सही जवाब। रोहित पांडे, जितिका, कशिश, प्रीति, खुशी, प्रेरणा, अभिषेक, मनीषा, अक्षया, उदय, अनुष्का, ब्रिलियंट गाइस, ब्रिलियंट, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। लिख लो, सामने लिख लो कैटेगरी। लोकल अथॉरिटी, सामने लिख लो कैटेगरी लोकल अथॉरिटी। लिख लो कैटेगरी लोकल अथॉरिटी। परफेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड। कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, ये किस कैटेगरी का पर्सन है? ये कौन सी कैटेगरी का पर्सन है? कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, जरा बता दो। लिमिटेड, मैं वर्ड पे बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, लिमिटेड, लिमिटेड, बार बार मैं वर्ड पे हाईलाइट कर रहा हूं, लिमिटेड। ये कौन सी कैटेगरी का पर्सन है? कंपनी, नहीं नहीं कंपनी। जब भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड आता है ना, जब भी किसी एसएससी के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आता है, समझ लेना ये कंपनी है। क्योंकि कंपनीज एक्ट में जब कोई कंपनी रजिस्टर होती है ना, तो वो अपने नाम के आगे या तो लिमिटेड लगाती है या प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। तो यह कंपनी, नहीं नहीं एलएलपी नहीं, ना 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 एलएलपी नहीं, कंपनी है ये, लिमिटेड कंपनी। एलएलपी अपने नाम के आगे एलएलपी पूरा लगाती है, एलएलपी। अरे भाई, तुम भी अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन कर रहे हो ना, तुम्हें रजिस्टर पे नोट डाउन करना है, या फिर ये नोट्स का जो तुमने कॉपी प्रिंट आउट निकाला होगा उस पर नोट डाउन करना है, तो तुम्हें नोट डाउन करना है, ठीक है। यस सर, नोट डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मिस्टर अमिताभ बच्चन। मिस्टर अमिताभ बच्चन, बता दो ये किस कैटेगरी के पर्सन हैं, इनको कैसे हम टैक्स करेंगे? परफेक्ट परफेक्ट, ये हैं इंडिविजुअल, ये हैं इंडिविजुअल। मिस्टर अमिताभ बच्चन कौन है? इंडिविजुअल, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड आंसर। अरे वाह, श्लोक टोंग इज हेयर। हाउ आर यू श्लोक?
श्लोक टोंक इज ऑल्सो हेयर. ओके, नेक्स्ट. अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. अगेन वर्ड क्या आ गया? लिमिटेड. अगेन वर्ड क्या आ गया? लिमिटेड. परफेक्ट. जब भी वर्ड आ गया लिमिटेड तो आप क्या बोलोगे इसको? आप बोलोगे कंपनी. परफेक्ट. अच्छा, अब ध्यान से, अब ध्यान से भाई, अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से. अ जॉइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन लव एंड कुश. एक जॉइंट हिंदू फैमिली है. हिंदू हमें कैसे पता लगा? राम सीता नाम से पता लगा. जॉइंट हिंदू फैमिली है, श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन लव एंड कुश. ये किस कैटेगरी में आएगी? परफेक्ट आंसर. वाह, ऐसा लग रहा है कि भाई तुम लोग एकदम सही से, एकदम परफेक्ट तरीके से तुम लोग समझ गए हो सारा कैटेगराइजेशन. परफेक्ट, परफेक्ट. HUF, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. नेक्स्ट, कैलकटा यूनिवर्सिटी. कैलकटा यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट है कैलकटा यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी किस हमने कैटेगरी में पढ़ी थी? AJP. परफेक्ट, परफेक्ट. यूनिवर्सिटी जितनी भी होती हैं वो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन होती हैं. वो ना AOP होती है, ना BOI होती है, किसी भी तरह की कंपनी भी नहीं होती, पार्टनरशिप फर्म भी नहीं होती. वो क्या होती है? वो होती है AJP, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. नेक्स्ट, X and Y हु आर लीगल हेयर्स ऑफ Z. Z के लीगल हेयर्स हैं X and Y. दो इंडिविजुअल हैं, दो इंडिविजुअल हैं जो Z के लीगल हेयर्स हैं. Z के लीगल हेयर्स हैं. दो इंडिविजुअल हैं, दोनों इंडिविजुअल मिलके कुछ इनकम अर्न जरूर कर रहे हैं और ये लोग Z के लीगल हेयर्स हैं. भाई देखो, सुनना, HUF मत बोलना, क्योंकि यहां हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई इंडिकेशन नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि Z, Y और X किसी भी तरह से रिलेटिव्स हैं. ऐसा नहीं पता लग रहा बिल्कुल भी. ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइड फैमिली तो पक्का से ये नहीं है. अगर हिंदू अनडिवाइड फैमिली ये नहीं है तो डेफिनेटली अगला ऑप्शन क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. अरे भाई, ये AOP क्यों नहीं हो सकते? एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्यों नहीं हो सकते? एसोसिएशन ऑफ पर्सन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल हैं. X और Y इंडिविजुअल्स हैं. ये लोग पर्सन्स नहीं है, ये लोग इंडिविजुअल्स हैं. इस वजह से ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये लोग मिलके बनाएंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. तो ये दोनों हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. ये दोनों AOP नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं है. HUF भी नहीं है क्योंकि कहीं से नहीं पता लग रहा कि ये हिंदू है और अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट है, ये भी पता नहीं लग रहा. सो यहाँ क्या आंसर होगा? यहाँ आंसर होगा BOI. रोहित पांडे नालायक. AOP कैसे होगा? AOP में तो इंडिविजुअल के अलावा कोई और होता है ना, यहाँ तो इंडिविजुअल के अलावा कोई है ही नहीं. बिल्कुल मनोज, बिल्कुल सही बात. HUF सिर्फ हिंदू आ सकते हैं, मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस नहीं आ सकते. रोहित पांडे कह रहा है AOP. नालायक रोहित पांडे. रोहित पांडे ये AOP नहीं है, BOI है. मैं बार बार बोल रहा हूँ AOP, वो कह रहा है. अच्छा, रोहित पांडे आगे पहुंच गया. बहुत होशियार है वो, बहुत होशियार, बहुत तेज है, बहुत तेज है रोहित पांडे. आगे का आंसर दे रहा है. चलो नेक्स्ट आ जाओ. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. तो कोई बंदा अपना बिजनेस कर रहा है इंडिविजुअली. जैसे मैंने अगर कोई बिजनेस खोला, मैंने इंडिविजुअली इस बिजनेस को कंटिन्यू किया, मेरे साथ कोई बंदा नहीं जुड़ा हुआ, मेरे साथ किसी भी और तरह का कोई जॉइंट वेंचर नहीं है, किसी भी तरह का कोई पर्सन मेरे साथ अटैच नहीं है, मैं अकेला हूं. ऐसे सिचुएशन में इसे कैटेगरी में डालते हैं इंडिविजुअल. ये किस कैटेगरी में डलेगा? ये कैटेगरी में डलेगा इंडिविजुअल. तो जी हां, ये है थोड़ा सा टेक्निकल, समझना जरा. अरे भाई, इंडिविजुअल उसको कहते हैं जो अपने बेसिस पे कोई बिजनेस कर रहा है. जैसे मैं अगर अपने बेसिस पे बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा नाम हो गया इंडिविजुअल. ठीक है, तो वो बिजनेस अगर घाटे में जाएगा तो ऑब्वियसली मेरा लॉस है, और वो अगर प्रॉफिट में जाएगा तो मेरा प्रॉफिट है. सो यही सिंबल होता है इंडिविजुअल का. तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, जब आप अब अकेले अपना बिजनेस रन कर रहे होते हो, तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो? आप कैटेगरी में फॉल करते हो इंडिविजुअल की. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. एंड लास्ट, पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप बिजनेस बताना ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? सारी कैटेगरी में से ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? बता दो जरा. अरे प्रथम सिंह इज ऑल्सो देयर. हेलो प्रथम. प्रथम से आज ही मैं सुबह सुबह मिला हूं भाई. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फेस टू फेस में मेरे साथ. स्पर्श महेश्वरी इज देयर. वेरी गुड स्पर्श. परफेक्ट, परफेक्ट. ये पार्टनरशिप बिजनेस होगा, फर्म की कैटेगरी में जाएगा. पार्टनरशिप बिजनेस किस कैटेगरी में जाएगा? फर्म की. पार्टनरशिप फर्म की कैटेगरी में जाएगा.
पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये थी भाई डेफिनेशन ऑफ पर्सन, डेफिनेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी इनकम जनरेट कर रहा है या फ्यूचर में करेगा तो उसे बोला जाता है पर्सन, और उसको हम टैक्स उससे रिकवर करने का अधिकार रखते हैं। या तो ये करंट में इनकम कमा रहा है या ये फ्यूचर में इनकम कमाएगा, उसे कहते हैं पर्सन। ठीक है, अब एक डेफिनेशन और हम लोग पढ़ते हैं, और इस वाली डेफिनेशन को देखते हैं जरा। व्हाट डू यू मीन बाय असेसी? व्हाट डू यू मीन बाय असेसी? भाई असेसमेंट वर्ड पढ़ा था हमने, असेसमेंट का मतलब कंप्यूटेशन या कैलकुलेट करना, उसको बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट मींस टू कंप्यूट या टू कैलकुलेट। ठीक है, उसी वर्ड से आया है असेसी। असेसी मतलब जिसका कंप्यूटेशन होना है, असेसी मतलब जिसका कंप्यूटेशन होना है उसे कहते हैं असेसी। असेसमेंट मतलब टू कंप्यूट या कैलकुलेट, और असेसी मतलब जिसका कंप्यूटेशन होना है। और कंप्यूटेशन किसका होगा? जो इनकम अर्न कर रहा है। तो ऊपर जो हमने सारे पर्सन्स की डेफिनेशन पढ़ी, उनमें से वो लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं या किसी भी तरह से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है असेसी का। तो मैं तुम्हें देता हूं एग्जांपल, समझना जरा। एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो बस 10 मिनट और चलेगा लेक्चर, बस इसके बाद हम लोग ये खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आज का हमारे टॉपिक्स बहुत सारे कवर हो गए, तो हम लोग बस खत्म कर रहे हैं। यस यस रोहित पांडे, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। वीडियो को लाइक करना जरूरी है और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जरूरी है, बिल्कुल सही बात। ओके, अब जरा बात समझना। ठीक है, जरा बात समझना। तो रोहित पांडे एक इंडिविजुअल है जो अभी तो इनकम नहीं कमा रहा, अभी वो कोई इनकम नहीं कमा रहा, तो वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, वो पर्सन की डेफिनेशन में आता है। वो जब फ्यूचर में इनकम कमाने लगेगा तो वो पर्सन की डेफिनेशन में भी आएगा और असेसी की डेफिनेशन में भी आएगा। तो रोहित पांडे आज इनकम नहीं कमा रहा सपोज, ठीक है, जब आज नहीं इनकम कमा रहा रोहित पांडे, तो फिर वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, असेसी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बंदा जो आज ही इनकम कमा रहा है, वो असेसी की डेफिनेशन में भी आएगा। तो असेसी इज एनी पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under the income tax act। तो कोई ऐसा पर्सन जो इनकम टैक्स पे कर रहा हो या पे करने वाला हो, उसे बोलते हैं असेसी। तो पर्सन तो हम सब हैं, आप सब पर्सन हो भाई, जो जो इस वीडियो को देख रहा है वो सब पर्सन है, क्योंकि आज वो भले इनकम नहीं कमा रहे लेकिन वो फ्यूचर में तो इनकम कमाएंगे ना। तो पर्सन तो आप सब हो, पर्सन आप सब हो, ठीक है। लेकिन असेसी कौन होगा? असेसी वो होगा जो आज की डेट में इनकम कमा रहा है और कुछ ना कुछ टैक्स वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करने के लिए लायबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टैक्स को रिकवर करेगी उस वाले पर्सन के हाथ से। वो सारे पर्सन असेसी कहलाते हैं। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस पर्सन और असेसी में, ठीक है। अच्छा, दूसरा असेसी कौन? जिसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है अंडर द एक्ट, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसे भी असेसी मान लेंगे भाई। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं भाई। मैं ये कहता हूं मेरी जो इनकम है ना, वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, मतलब वो 2.5 लाख रुपए साल से भी मैं कम अर्निंग कर रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हो ही नहीं सकता, तुम इतने बड़े टीचर हो, तुम इतने सारे स्टूडेंट्स को साल में पढ़ाते हो, तुम्हारी अर्निंग कैसे 2.5 लाख रुपए से कम होती है? आओ जरा प्रूव कर दो। तो दोस्तों, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे अपने पास बुला लिया और कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट चालू कर दी, तो मैं असेसी बन गया। मतलब आज नहीं तो कल हो सकता है मुझे टैक्स पे करना पड़ जाए, आज नहीं तो कल हो सकता है मुझे टैक्स पे करना पड़ जाए। तो अगर मैं किसी भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन गया, अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग चालू हो गई या कोई भी प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट आ गई, तो फिर मैं बन जाऊंगा असेसी। तो कोई पर्सन अगर टैक्स पेबल नहीं भी है लेकिन उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कोई केस चला रखा है, असेसी की कैटेगरी में आ जाएगा। थर्ड, अ पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ एनी अदर पर्सन। तो भाई मैं किसी और पर्सन के बिहाफ पे टैक्स पे करने के लिए लायबल हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मेरी अपनी तो कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, लेकिन मैं किसी और के बिहाफ पे टैक्स पे करने के लिए लायबल हूं। फॉर एग्जांपल, कोई फॉरेन पर्सन है जिसका मैं इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव हूं, इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो मुझे किसी फॉरेन पर्सन के बिहाफ पे इंडियन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना है, तो उस केस में भी मैं असेसी बन जाऊंगा। मेरी इनकम के लिए नहीं, मेरे टैक्स के लिए नहीं, किसी और की इनकम के लिए और किसी और के टैक्स के लिए, वहां पर भी मैं असेसी बन जाऊंगा।
व्हेन अ पर्सन इज डीम्ड टू बी असेसी अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो कोई की जगह भाई मैं असेसी नहीं हूं लेकिन मुझे असेसी मान लिया गया है। डीम का मतलब एज्यूम कर लिया गया है, डीम का मतलब एज्यूम कर लिया गया। तो अगर मुझे कहीं पर असेसी एज्यूम कर लिया गया, आई बीन अज्यूम टू बी एन असेसी, तो फिर मैं असेसी की डेफिनेशन में आ जाऊंगा। वेयर पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी, एक पर्सन जो जिसको अज्यूम कर लिया गया है कि वो पर्सन असेसी है, अगर डीम कर लिया गया है तो भी मैं असेसी के डेफिनेशन में आ जाऊंगा। देन अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट, ऐसे भाई सेक्शन है बहुत सारे, हम आगे जाके पढ़ेंगे इन वाले सेक्शंस को, जहां पर डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि असेसी तुमने कोई डिफॉल्ट किया है, मान लो तुमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या तुमने गवर्नमेंट ने कुछ तुमसे डिमांड करी किसी डॉक्यूमेंट की, तुमने वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया, तो तुम्हें असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है। तो हम हो सकता है तुम्हें अज्यूम कर लें असेसी किसी भी सेक्शन के तहत, तुम ही तो कह रहे हो तुम्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, हम तुम्हें किसी सेक्शन के अगेंस्ट एज्यूम कर लेते हैं तुम असेसी हो, तो वहां पर डीम टू बी असेसी का कॉन्सेप्ट, दूसरा असेसी इन डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट, मतलब आप वो असेसी हो जिसने कोई डिफॉल्ट किया है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो भी हम आपको असेसी के डेफिनेशन में ले आएंगे। तो देखो प्राइमरी क्या है, प्राइमरी है कि आप असेसी कब बनते हो, जब आप टैक्स पे करने वाले होते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तब आप असेसी बनते हो, दैट इज द प्राइमरी ए पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। बट अकेला वही रीजन नहीं है जिसकी वजह से आप असेसी बन जाओगे, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही हो तो भी आप असेसी बन जाओगे, फिर आप अगर किसी और पर्सन के बिहाफ पे टैक्स पे करने के लायबल हो तो भी आप असेसी बन जाओगे। तो असेसी बनने के हैं ये 5 तरीके, ठीक है। पर्सन हम सब हैं भाई, पर्सन हम सब हैं, असेसी सिर्फ वो होगा जिसे टैक्स पेबल करने की लायबिलिटी होगी, जिसको टैक्स पे करना होगा, असेसी सिर्फ वो वाले पर्सन को कहते हैं। तो ये था भाई हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ असेसी, ठीक है। आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स खत्म करे हैं। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, तुमको जो नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं उससे तुमको बहुत अच्छे से सारे के सारे डेफिनेशंस को पढ़ना है, सारे के सारे थ्योरी पोर्शन को पढ़ना है। कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछना है, और ये जो चार्ट्स हैं ये मैं तुम्हें ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा। इन वाले चार्ट्स के अंदर तुमको देखना है, इनके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, स्टडी करना है और अच्छे से अपना ये वाला चैप्टर जो आधा है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगली क्लास में मैं डेफिनेटली तुमसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ इस वाले इन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और फिर अगली क्लास में हम लोग अपना आगे का कॉन्सेप्ट जारी रखेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी अगली क्लास में। तो जी हाँ, थोड़ा सा एक्सटेंड हम लोग करने वाले थे, लेकिन अभी इस वाले कंसेप्ट तक हमने आज का अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, सो वी आर गुड टू गो, सो वी कैन एक्चुअली कंक्लूड फॉर द डे। लेकिन हाँ, डिपेंडिंग अपॉन क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमारी क्लास 2 घंटे से ज्यादा डेफिनेटली हो सकती है, मिनिमम 2 घंटा तो है ही है, उससे ज्यादा भी ये क्लास हो सकती है, क्योंकि समझो डीटी का सिलेबस है बहुत ज्यादा वास्ट, और अगर इसे हमें करना है टाइम से कंप्लीट तो डेफिनेटली क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा हमें को रखना पड़ेगा। और जी हाँ, सीएमए एक्सक्लूसिव क्लास है, सीएमए का स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा इसके अंदर कवर होगा, सो आपको सीएमए इंटरमीडिएट के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, और क्लासेस आपको एक्सक्लूसिवली स्टडी मैट के ऊपर केटर्ड मिलेंगी। स्टडी मैट में जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, केस स्टडीज, केस लॉ, सब हम लोग इन वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आज फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा जल्दी हम लोग टाटा बाय बाय कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास से डेफिनेटली हम लोग एक्सटेंडेड टाइमिंग में भी अपना काम करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो विल बी मीटिंग इन आवर सब्सिक्वेंट सेशंस, टिल दैट टाइम ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो।